नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. क्विक हिल प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूह, माणके हिअरिंग सर्व्हिसेस, सोनाई पशु आहार आणि चकोते बेकरी अँड नमकीनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्या लक्षवेधी भूमिकांसाठी ओळखला जाणारा साऊथचा सुपरस्टार आर माधवन आजचा आपला कट्ट्याचा पाहुणा आहे. आता आर माधवन म्हटलं की अनेकांना चटकन आठवतो तो त्याचा रहना है तेरे दिल में सिनेमा. पण त्याआधी माधवननं दाक्षिणात्य सिनेसृष्टी गाजवली आहे. सुपरहिट हिंदी सिनेमा साथी आपल्यापैकी अनेकांनी बघितला असेल. या साथियाच्या ओरिजिनल व्हर्जनचा अलाई पयुथेचा हिरो माधवन आहे. या सिनेमानं त्याला सुपरस्टार बनवलं तर मणिरत्नमच्या कन्निथल मुथमित्तलनं त्याला वेगळ्या उंचीवर नेलं. नंतर माधवननं मिन्नाले, विक्रम वेधा, साला खडूस, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स असे अनेक सिनेमे गाजवले आणि आता आलाय त्याचा रॉकेटरी, ज्याचा तो अभिनेता सुद्धा आहे आणि दिग्दर्शक सुद्धा. हा दाक्षिणात्य सुपरस्टार महाराष्ट्राचा विद्यार्थी आणि जावई सुद्धा. माधवननं सिनेमातलं करिअर काही ठरवून वगैरे अजिबातच केलं नाही. खरं तर त्याची इच्छा बिझनेसमन होण्याची किंवा आर्मीमध्ये जाण्याची होती. पण असं नेमकं काय झालं की माधवन सिनेमामध्ये आला. पहिल्या ऑडिशनमध्ये रिजेक्ट झालेला माधवन हिरो कसा बनला याची उत्तरं जाणून घेण्यापूर्वी आर माधवन यांचा प्रवास आपण बघूया. आपलं मनापासून स्वागत आहे. माझा कट्टा स्पर्धेच्या विजेत्या डॉक्टर वीणा कावलकर या सुद्धा आज कट्ट्यामध्ये सहभागी होत आहेत. मॅडम, आपलं मनापासून स्वागत आहे माझा कट्ट्यावर. माधवन, आता खूप म्हणजे तुझे सिनेमे आणि त्या सगळ्या तुझ्या प्रवासाच्या बद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. पण त्याला खरं तर निमित्त आहे आत्ता, ज्या सिनेमाच्यामुळं तू डिरेक्शनच्या क्षेत्रामध्येही आलास, तो रॉकेटरी सिनेमा. आणि खरं तर मला माझ्या पत्रकारितेतल्या उमेदवारीच्या काळामध्ये तो विषय काहीसा माहिती होता. पण हा जो सगळा प्रवास आहे सिनेमाच्या निमित्ताचा, त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे की मुळामध्ये हा सिनेमा करावा असं तुला का वाटलं? काय घडलं असं की ज्याच्यामुळं जो उपेक्षित इतका राहिलेल्या एका सायंटिस्टच्या बद्दलची स्टोरी घेऊन आपण लोकांपुढे जावं असं तुला वाटलं? बरं, आम्ही भरपूर इंट्रोडक्शन बघितलं आहे माझं स्वतःचं, आणि असं ॲक्युरेट आणि डीप इंट्रोडक्शन मी कधीही पाहिलेलं नाही. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. आणि एकदम परफेक्ट आहे. मी आफ्टर विक्रम येता ना, मी घरी बसलो होता. आय वॉन्ट टू डू अ लाईट फिल्म, जेम्स बॉन्ड साइड ऑफ फिल्म. और एक माणसाने मला, डायरेक्टर ॲक्च्युली अनंत महादेवनी मला येऊन सांगितलं की एक कहाणी आहे, एक चांगला सारा एक इस्रो सायंटिस्ट आणि एक ब्युटिफुल मॉलदिवियन लेडी बरोबर त्यांचं अफेअर झालं. त्यामुळे इंडियन रॉकेटरी सीक्रेट्स दे सोल्ड टू पाकिस्तान एंड देन ही वॉज अरेस्टेड, टॉर्चर्ड, और उसके बाद उनको बहुत मारा गया, मार पीट के उनको जो है ऑलमोस्ट डाइड इन द जेल. फिर बाहर आ गया एंड ही वॉज प्रूव्ड इनोसेंट. सो मेरे को लगा अच्छी आहे यार, चांगला कहाणी, जाऊया एक लहान जेम्स बॉन्डची कहाणी आपण लवकर करून पुढच्या कुठला तरी मोठा प्रोजेक्ट बघूया म्हणून. एंड देन व्हेन आई मेट नंबी सर, राजीव जी, इट वॉज अनबिलीवेबल. इट वॉज अ चेंजिंग मोमेंट इन माई लाइफ. मेरे को ऐसा लगा कि यार ये आदमी के साथ जो हम सुन रहे हैं ये पूरा सच नहीं हो सकता. ये आदमी सिर्फ इस केस के लिए नहीं जाना जा सकता. एंड अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है. पर उसके आँख में जो तेवर थे, जो तेजस था, जो गुस्सा था, तो मुझे लगा कि 15 साल हो गए उनको इनोसेंट प्रूव किया, कोर्ट ने कह दिया कि यू आर इनोसेंट, तो अभी भी इनको इतना गुस्सा क्यों है? जैसे नंबी सर, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा यार क्योंकि आपको तो इनोसेंट प्रूव किया गया. सर आपको पता है, मेरे को पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी आप मेरा नाम गूगल में डाल के देखो, नंबी नारायण, सबसे पहले क्या आता है, एंड इट सेज इसरो स्पाई केस नंबी नारायण. और आज भी उनके घर के साथ, उनके फैमिली के साथ ताल्लुकात रखने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं. सो मुझे लगा कि यार ये सही कह रहे हैं. तो आई रोट अ स्क्रिप्ट फॉर 7 months ओनली ऑन द केस कि मरियम रशीदा कौन है, ये केस में कितने लोग इन्वॉल्व थे, किसका नाम, सब कुछ किया मैंने. और 7 महीने के बाद जब मैं गया नंबी सर से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, पर ये पार्ट गलत है माधवन, बिकॉज आई वॉज इन प्रिंसटन एट दैट टाइम. कौन सा पार्ट? जब वो रिलेशंस और ये रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो मैंने एक कहा वहाँ पे लिखा था कि कुछ इस वक्त वो लिक्विड फ्यूल की कुछ बातें मैंने उनका रॉकेटरी के बारे में लिखा था. तो उसको करेक्ट करते समय उन्होंने कहा नहीं ये एक्चुअली ये जो आप कह रहे हो लिक्विड फ्यूल वाला, ये सब सही नहीं है. मैं उस वक्त तो प्रिंसटन में था. तो मैंने कहा प्रिंसटन कब गए?
तो बोले नहीं, मैं तो पहला साइंटिस्ट हूँ जिसको आईवी लीग एडमिशन मिला टू रॉकेटरी अंडर प्रोफेसर क्रॉको। तो राजीव जी मुझे लगा कि ये आदमी ये भी पता नहीं ये सही बोल रहा है या सठिया गया है, क्योंकि मैंने कहा आर यू टॉकिंग अबाउट लुइजी क्रॉको जो नासा के सबसे सर्वश्रेष्ठ नासा साइंटिस्ट माने जाते हैं, उनके साथ आपका क्या कनेक्शन था? कनेक्शन मैं तो मैंने उनके साथ 10 महीने में अपना थीसिस किया। 8-9 साल लगा लेते हैं लोग उनके साथ थीसिस करने के लिए, और उन्होंने 10 महीने में क्या बोला। तो मुझे उसमें लगा कि ये कुछ तो खोट है, कुछ तो गड़बड़ है। पर उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू किया प्रिंसटन के बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में, जो उन्होंने फ्रांस में किया 52 साइंटिस्ट को ले जाकर, जो उन्होंने यूएसएसआर में किया जब यूएसएसआर टूट रहा था, कैसे वहाँ पे गए, और इंजन्स जो इंडिया को देने वाले थे जो अमेरिका रोक रहा था उसको ज़बरदस्ती स्मगल करके कैसे ले आए। लेकिन ये तब तक पता नाही था जब तक मतलब ये वो बताते, मतलब त्यांच्याबद्दलचं जे काही तू वाचला असशील त्याच्यामध्ये हे नव्हतं काही. अरे त्यांच्या स्वतःच्या बुकमध्ये नव्हतं. ओ तो स्वतःच्या बुकमध्ये त्यांनी म्हणजे ही डिडंट कन्सिडर हिज अचीवमेंट्स ॲज एनिथिंग वर्दी. आम्ही कसं म्हणतात की आज काय पकौडा केलाय का घरी, तसं त्यांनी म्हटलं की बाय द वे आय मेड विकास इंजिन. खरंच म्हणलं का व्हॉट डू यू मीन यू मेड द विकास इंजिन सर? हे सर यार या आई सेड वो इंजन जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई इसरो मिशन पॉसिबल नहीं है, जो मतलब चाहे मंगलयान हो चंद्रयान हो, ये मिशन के बगैर वो कोई भी मिशन पॉसिबल नहीं है, वो विकास इंजन की बात कर रहे हो? वो तो हाँ, आई नेम्ड इट आफ्टर माई मेंटर विक्रम ए साराभाई, दैट्स हाउ आई गिव द नेम विकास. राजीव जी, दैट्स द डे आई रियलाइज कि यार ये ऐसे लोग भी होते हैं. दिस इज द पॉइंट आई वॉज मिसिंग. ये आदमी सिर्फ इस केस के लिए जाना गया है. ये आदमी को सिर्फ बदनामी से इसको भी गुस्सा था. जो उन्होंने बुक लिखी है वो सिर्फ इस केस के बारे में लिखा है, किसी ने उनके लाइफ के अचीवमेंट के बारे में नहीं लिखा. और ये इतना कमाल का अचीवमेंट था दैट आई थॉट इट इज़ क्या इट्स अ नेशनल ड्यूटी टू नो अबाउट हिम. वरना एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम ही सेड यार तुम मेरे को अगर पिक्चर बनाना है ना, तो मैंने उनसे कहा कि सर 2 चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ. मैं आपको ना दूध का धुला मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं दिखाने वाला हूँ अपनी पिक्चर में. आप मेरे को बताइए कि आपके वर्स्ट ट्रेट्स क्या हैं. आपने क्या वाकई में उस मॉलदीव औरत के साथ अफेयर किया, आपने उसके साथ सोया कि नहीं, क्या क्या मुझे बताइए. और 75 ईयर ओल्ड मैन का ऐसा अगर आप पूछोगे तो बोलेगा बदतमीज़ ढंग से बात करो, क्या बात कर रहे हैं ना. ही सेड आपको सुनना है मेरी बात, मैं बात बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया. और जो उन्होंने अपनी क्वालिटी बताई है, जो त्यांच्याकडे म्हणजे काय बॅड क्वालिटीज जिती होतं ना, मी ऐकून माझा म्हणजे मी थंड पडलं एकदम. आई कॅनॉट इमॅजिन की वन मॅन कॅन हॅव सो मच क्रूअल्टी, सो मच ऑफ इनसेंसिटिविटी. सब कुछ है. ही सेड आई वॉज अ हॉरेबल फादर, हॉरेबल हस्बैंड, सब कुछ है, जितने क्वालिटीज. आई पुट ऑल दैट इन द फिल्म. देन आई सेड आई एम गोइंग टू पुट ऑल दिस इन द फिल्म. ही सेड या व्हाई? आई सेड बिकॉज अनलेस आई शो यू व्हाट इज अ बैड क्वालिटी, आप मतलब जो आपको इंसान बनाता है, अगर वो मैं नहीं दिखाऊँ ना, तो आपने जो ये अचीव किया उसको भी कोई नहीं बिलीव करेगा. एंड दैट इज़ द डे मैंने डिसाइड किया कि ये पिक्चर बनाना ज़रूरी है. तर त्याचं डायरेक्शन आपणच करावं असं का वाटलं? आणि त्याचं म्हणजे नंबी नारायणचा रोल म्हणजे 27 वर्षापासून 75 वर्षापर्यंतचा नंबी नारायण तू केला, जे खूप चॅलेंजिंग आहे. म्हणजे इतका तरुण दिसणं आणि नंतर त्या वयाचं दिसणं, आणि त्याचे म्हणजे मी फिल्म नाही पण ते बघितलेत त्याचे किती तो ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. तर त्याच्यासाठी इतर कोणाचा आधी विचार झाला होता की ह्याला घेऊया आपण या रोलसाठी, आणि डिरेक्शन आपणच करावं असं का वाटतं? हां, मी कधी डिरेक्शन करणार नव्हतं. म्हणजे माझ्याकडे कुठलंही क्वालिफिकेशन नाही आहे. मी कधी एडिटिंग रूममध्ये गेलेलं नाही आहे. मी कधी म्युझिक सेटिंगमध्ये गेलेलं नाही. माझं ॲक्टरचं लाईफ मस्त आहे हो. तुम्ही सेटमध्ये या, कुठला हिरोईन आहे सांगा, आणि कुठं जायचं आहे, काय आणि चेक घ्या, तुमचं बँकमध्ये जावा, आणि रिलीज टाईममध्ये जाऊन जरा स्ट्रेसफुल असा ॲक्टिंग करावा, आणि अँड देन यू आर गॉन नेक्स्ट प्रोजेक्ट. Nobody wants to be a producer or a director. A director's job is not for me. But मेरे को वो लिखना पड़ा, क्योंकि ये रॉकेट साइंस एक्चुअली था. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक है. मैंने राजाराम कॉलेज से BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया. उसके बाद एरोस्पेस और इंजीनियरिंग से मुझे बहुत लगाव रहा है. तो जब ये बता रहे थे तो नंबी सर मेरे को बहुत टेस्ट करते थे कि हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पे एक्सप्लोजन. मैंने कहा सर हाफ एटमॉस्फेरिक मेरे को समझ में आता है. अच्छा, देन द नेक्स्ट स्टेप कि यार ये क्रायोजेनिक क्या होता है, ऑक्सीडाइजर क्या होता है. तो आई यूज्ड टू नो, एंड ही सेड. फिर उनको लगा कि मैं इनके पिक्चर के बारे में बना सकता हूँ. तो मैं लिखा. एक्टिंग इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि हर एक एक्टर की एक इच्छा होती है कि यू डू अ लाइफ टाइम रोल लाइक नायकन, वेर यू आर शोइंग फ्रॉम 29 to 79. तो यू गेट द कीड़ा ना कि मेरे को ये दिखा सकता हूँ तो मैं बूढ़े में ऐसा करूँगा, यंग में जवान करूँगा. पर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं कौन सा पंगा मोल रहा हूँ.
अगर पता होता तो मैं नक्की कोई और एक्टर को लेता यंग रोल के लिए और कोई और एक्टर को लेता मिडिल रोल के लिए। मेरे को उस वक्त पता नहीं था। प्रोड्यूस करने के लिए मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया, मैंने कहा ये पिक्चर है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा माधवन जी, आपके कंटेंट तो बहुत अच्छा होते हैं, आप मेरे को बताइए कि आपकी हीरोइन कौन है। मैंने कहा नहीं हमारी हीरोइन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हीरो गाने कितने होंगे। मैंने कहा नहीं गाने भी नहीं है। तुमने कहा अच्छा फाइट, मैंने कहा फाइट भी नहीं है। तो उसने कहा कि प्रोड्यूसर भी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है यार ये नहीं चलने वाला। मैंने और मेरे को प्रोड्यूसर्स ने हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसको जस्टिफाई करते करते हम लोग मर जाएंगे कि क्यों इंजन दिखा रहे हैं, क्यों हम फ्रांस में शूट करना चाह रहे हैं, क्यों रशिया में शूट करना चाह रहे हैं, ये होगा नहीं। तो हम अपना ही पैसा डालते हैं। तो विजय मुलन 27 में हमने बिकॉज ऑफ द लव फॉर नंबी सर, मी कधी ही डायरेक्शन करना, म्हणजे आई टोल्ड यू आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट Anand ji could not direct it at the last minute because of we had got delayed a lot because of our casting, because all हमारे जितने भी एक्टर हैं वो ना हिंदी में बोलते थे, नेक्स्ट शॉट तमिल में एंड थर्ड शॉट इंग्लिश में, सेम शॉट कि यार तू इंजन का स्पेसिफिक इम्पल्स क्या है, and then you want the engine or a specific and सोलिया please tell me what the specifics of the engine is. It should be like that. Every shot, you know, one shot, every actor that angle used to do. तो कास्टिंग में हमको बहुत टाइम लग गया। उसके बाद ऑफ कोर्स ही कुडंट डायरेक्ट। तो मेरे पास दो चॉइस था, या तो पिक्चर को ड्रॉप कर दो या फिर नंबी सर कह रहे थे कि तुम ही डायरेक्ट कर लो, क्योंकि तुमने इतना कुछ किया है, तूने बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो यू डायरेक्टेड एंड माई इन्वेस्टर्स ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो उस वक्त ना कि आपको पता है कि आपने पैसा डाल दिया है और ये पिक्चर या तो बंद हो जाएगा या फिर आपको डायरेक्ट, मैं ना मूड में आके कहते चलो मैं डायरेक्ट कर लूँगा। बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेट व्हेन आई वेंट ना, मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा था कि 3 भाषा में। अच्छा हमारे जो आपने कहा ना लुक्स के बारे में, नो प्रोस्थेटिक्स, जो हमने पेट डाला, जो हमने दांत को चेंज किया या बालों को सफ़ेद किया, देयर इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम नो प्रोस्थेटिक्स हैज़ बीन यूज्ड इन द फिल्म एंड आई विल टेल यू व्हाई उसके बारे में भी। पर ये पूरा चैलेंज मेरे सामने था और आई डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हमने रिहर्सल किया था एवरीथिंग। तो मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से फ़ोन किया कि भाई मैडी तो सेट पे आ चुका है, सामने लगाओ, पहला एक शॉट तो ले ले, एक शॉट तो ले ले, फिर बंद करना बंद कर देना, पर पहला शॉट तो ले ले। तो वो एक शॉट लिया मैंने, सब लोग हंसे नहीं, तो फिर मैंने दूसरा शॉट लिया, ऐसे कर करके आज ख़त्म हो गई पिक्चर। कुठला होता पहिला शॉट कुठला होता? हां, ते नंबी नारायण साहेब म्हणजे टेरेसमध्ये ही इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही नोज कि ये सब यू नो इसके पास कोई चारा नहीं है, कोई बिलीव नहीं करने वाला इनकी कहानी को। तो एक टाइम पे आ गया कि उनको सुसाइड करना था और उस वक्त उसकी बेटी आके कहती, उसके फैमिली में सभी जीनियस है बेसिकली, सब इंटेलिजेंट लोग हैं। तो उसकी बेटी आके उनसे कहती है कि आपको जो करना है आप करें, क्योंकि वो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा था कि आप मेरा विल लिख के रख दो। उन्होंने बेटी होगी किसी को बताया नहीं, तो वो बेटी विल लिख के आके बोलती है कि देखिए पिताजी आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपको नहीं रोक सकते, पर हमको सिर्फ एक बात बताना है कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर के लिए ना ट्रेटर के नाम से जाने जाएंगे। जिंदगी भर हमारे पर यह धब्बा लग जाएगा कि हम एक मतलब एक बिट्रेयर के फैमिली के हैं। और उसका बेटा कहता है कि और पता नहीं हम इसके साथ भी जी पाएंगे कि नहीं। एंड दैट्स द डे नंबी सर डिसाइड्स की यार हो गया बहुत, अब मैं वापस लढूंगा। सो दॅट वॉज द फर्स्ट शॉट दॅट वी डिड। कारण ह्या फिल्मचं म्हणजे ज्याला ट्रेटर, देशाचा गद्दार असं म्हणून 94 मधली 94 मधली ती गोष्ट आणि 2019 मध्ये त्यांना पद्मभूषण दिलं सरकारनं। म्हणजे मला असं वाटतं की जनरली असं होत नाही, म्हणजे एकदा शिक्का लागला की लोक त्यातनं बाहेर येत नाहीत आणि गव्हर्नमेंटच्या लेवलला तर त्यांचं रिकग्निशन मिळतच नाही। पण यांच्या बाबतीत असं झालं की देशाचा 3रा सगळ्यात मोठा पुरस्कार पद्मभूषण, आणि त्यांना ते सगळं, त्यांना त्यांच्या फॅमिलीला हे सगळं तो डाग पुसला गेला हेही बघायला मिळालं आणि असा सन्मान झाला हेही बघायला मिळालं। पण या सगळ्या फिल्ममधलं तुला सगळ्यात म्हणजे चॅलेंजिंग गोष्ट कोणती होती जेव्हा ती दाखवायची वेळ आली ते? नंबी नारायण साहेबने मला सांगितलं होतं की तुम्ही काय पण दाखवा पण डोंट शो मी पिटी। उनकी बीवी जो है वो पागल हो गई बेसिकली, उनको मेंटली अनस्टेबल हो गई वो, और आज भी वही प्रॉब्लम है। मतलब ये हमने शॉक होता तो शॉक होता, हाँ मतलब दिस इज सीन इन द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड। पर वी रूइंड देयर फैमिली। पर आज भी ना जब मैं कहानी उसको बताता हूँ, कहता प्लीज़ यार तुम जो भी करो ठीक है बताओ, बट मेरे को पिटी मत दिखाओ। हाँ मैं मेरे को आपका ये क्या बोलते हैं ये करुणा नहीं चाहिए। आई डाई इफ़ यू शो मी दैट, प्लीज़ डोंट पिटी मी।
दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट टू शो इन द फिल्म, क्योंकि वो हार्डशिप्स जो भी उनके साथ हो रहा था, जो भी कांड उनके साथ हो रहा था, उस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा, गुरूर और एक मतलब डिफाइंस दिखाना था, बट नॉट पिटी, एंड दैट वाज वेरी टफ फॉर मी एज एन एक्टर. मेरे को समझ में नहीं, एज अ राइटर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रोक पाऊँ. दैट वाज रियली टफ. द सेकंड मोस्ट टफेस्ट पार्ट वाज, मेरे को पता है कि बाकी लोगों से मुझे क्या रोल, कैसा परफॉर्मेंस चाहिए, क्या चाहिए था, क्योंकि ये तो लिखी हुई कहानी है, ये तो ऑलरेडी कुदरती लिखी हुई कहानी, मुझे सिर्फ स्टोरीज उठानी थे टू टेल माई मैसेज. So we had rehearsed everything. There's no improvisation. It was just done everything. But I was not able to see my own performance. As a director, जब मैं बोलता था रोल कैमरा, जैसे आप बैठे हुए शाहरुख हैं, मैं ऐसा, तो मैं बोलता था ओके रोल कैमरा एंड एक्शन एंड देन गेट इनटू द कैरेक्टर. फिर मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कौन सी जगह से पिकअप कर रहा हूँ, कौन से लैंग्वेज में गलत पिकअप किया हूँ क्योंकि 3 लैंग्वेज में शूट हो रहा है एक सेम टाइम. तो वो वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. फिल्म बघितल्यानंतर त्यांची काय रिॲक्शन होती? नंबी नारायण साहेबांची खासियत आहे की तुम्ही त्यांना एक प्रश्न विचारला ना, त्यांनी तो प्रश्नाचा जवाब देणार है. फिर आप जो सवाल नहीं पूछे उसका भी जवाब देंगे, और जो सामने पूछने वाले हो ना उसका भी जवाब दे देंगे. तो आपको ना समझ में आ जाए. ही इज 80 years old बट ही शार्प एज अ बुलेट इवन नाउ. अभी मैं एक इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, उन्होंने जो मतलब जिस तरीके से वो आंसर करते हैं, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं रहता है पूछने के लिए. जब उन्होंने पिक्चर देखी तो हम लोग सब बाहर रुके हुए थे कि यार नबी सर आएंगे बाहर और बताएंगे. बोले ते मध्ये ते बाकी प्रोसेस जेव्हा सिनेमाची सगळी सुरू होती मध्ये येत होते 100%. म्हणजे नाही म्हणजे ते सिनेमाचं शूटिंग सुरू असताना किंवा अशामध्ये होते हां, ते? म्हणजे ओनली टेक्निकल, जेव्हा मी टेक्निकल शूटिंग करत होता ना, तेव्हा ते येऊन मला सांगायचं की असं नाही बाई, हे बरोबर आहे, हेच सांगा, हेच सांग, म्हणजे बट नॉट इमोशनल सीन्स, नो. बट लाईक वेन वी शोड द विकास इंजिन और द क्रायोजेनिक इंजिन, कसं दाखवायचं, कसं होतं, त्याचं प्रपोर्शन काय आहे, त्या फिलिंग करेक्ट आहे का, त्यांचं शाईन बरोबर आहे का, ते सगळं म्हणजे ते बघून मला हे आम्ही सजेशन देत होतं. पण संपूर्ण शूटिंगमध्ये ते नव्हते. हां, बट बघितल्यानंतर ते बाहर आलं आणि मेरे को बोले कि बाथरूम का है. वेंट टू द बाथरूम. ही केम बैक, माधवन माय फ्लाइट इज एट 5:30 टू त्रिवेंद्रम. आई थिंक आई शुड गो टू द एयरपोर्ट. मैंने कहा सर 18 पीपल गोना हैव अ हार्ट अटैक, प्लीज टेल मी हाउ डिड यू लाइक दम, आपको अच्छी लगी कि नहीं पिक्चर, क्या हुआ? शी सेड आई विल टेल यू लेटर. देन ही वेंट इनटू द लिफ्ट. और लिफ्ट में गया, मैंने कहा सर मर जाएंगे सब, थोड़ा तो कुछ तो बता दीजिए. सो ही केम आउट, ही गेव मी अ हग, देन ही लेफ्ट. फिर 8 को साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट, रात को 8 बजे फ़ोन करेंगे, मतलब 8 बजे, 8:01 नहीं, 7:50, 8 बजे उनका फ़ोन आया कि माधवन, उन्होंने बोला कि माधवन मैंने बहुत सोचा इस पिक्चर के बारे में. मैंने वो सारी चीज़ देखी हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाएंगे एक ज़िंदगी में, और मैंने उससे भी ज़्यादा चीज़ देखी हैं जो कुछ लोगों को देखना भी नहीं चाहिए. इतना दर्द तो हमने देखा है कि मैं क्या बताऊँ. मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है. अब ये पिक्चर मैंने देखा है और मुझे एहसास होता है कि बहुत लोगों की इससे जलन होगी, ईर्ष्या होगी. तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इस फिल्म में ऐसा कोई बात है, कुछ भी बात है जो गलत हमने दिखाया हो. और उसका जवाब मुझे मिल गया कि बिल्कुल नहीं, जो भी हुआ मैंने सही दिखाया. तो कहते हैं कि ये 2020 की बात है. कहते हैं कि जब अब मैं जानना चाहता हूँ कि लोग इस पिक्चर को देख के क्या बोलेंगे. तब तक जीवित रहने के लिए जो इच्छा आपने मेरे मन में पैदा कर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद. तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिमेंटरी था. कारण मी असं कुठल्या तरी इंटरव्ह्यूमध्ये ऐकलं मी की तू असं म्हटलं की ही माझी सगळ्यात बेस्ट रोल आणि फिल्म आहे. तर असं तुला वाटतं? कारण आम्ही इतक्या म्हणजे तुझ्या फिल्मच्या बद्दल बोलताना आम्हाला ठरवता नाही येत की तुझी बेस्ट रोल तुझा कुठला होता. इतके ते वेगवेगळे आहेत. नाही, हा एकदमच म्हणजे आय थिंक इट्स बाय फार द मोस्ट चॅलेंजिंग अँड द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट ॲज अन ॲक्टर फॉर मी. शाहरुख आणि सूर्याचे जे आहेत ते शाहरुखच का? मी 0 शूट करत होतं US मध्ये, आणि तेव्हा मी जिक्र केला हा पिक्चरबद्दल, आणि तेव्हा मला म्हणजे असं वाटलं की शाहरुख साहेब ऐकलं पण नाही. म्हणजे असं हां तू काहीतरी नवीन करत असता, तरी बरोबर है, सोडा. बट देन उनके घर पे मैं दिवाली के दिन पार्टी के लिए गया, तो उन्होंने कहा मैडी वो जो तुम्हारा रॉकेटरी वाला फिल्म है ना, उसमें मैं एक रोल करना चाहता हूँ. तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं. मैंने कहा थैंक यू, आई गिव हिम अ हग, ऐसे थैंक यू वेरी मच. इसे नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे एक पीछे का बैकग्राउंड में पासिंग वाला रोल दे दो. हाँ, मेरे पिक्चर के बैकग्राउंड में शाहरुख खान पासिंग करेंगे, वो पिक्चर करता हूँ मैं, सही है. तो इसे नहीं, मैं सीरियस हूँ. फिर गेस्ट आ गए 2 दिन बाद. सरिता जो मेरी बीवी, शी इज़ अ बिग फैन ऑफ शाहरुख, सो शी सेड एटलीस्ट मैसेज हिम एंड टेल हिम कि यार आपने मेरा स्क्रिप्ट के बारे में याद रखा, बहुत बड़ी बात है. तो मैंने मैसेज किया उनके असिस्टेंट को, फ़ौरन फ़ोन आ गया
कि माधवन सर पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। मैंने कहा मजाक मत करो यार, उम्मीद बैठ के लगा लूँगा कि मेरे पहले फिल्म में शाहरुख आ रहे हैं ये तो। देन ही सेड नो, ही सीरियस। मैंने कहा मेरी फिल्म में पासिंग फॉर शाहरुख खान वाला कोई रोल है नहीं, एक रोल है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ही सेड हाउ मेनी डेज डू यू वांट, दैट्स ऑल। फिर वो सेट पे आए, अपना कॉस्ट्यूम का नहीं, कैरावन किसी का पैसा नहीं लिया, पर वो मतलब एक बहुत अच्छी कहानी है कि मैंने उनके साथ कैसा शूट किया। पर वो आए, नंबी नारायण सर के बारे में पूछा, वो मुझे देख के पहला हैरान हो गया बिकॉज मैं वाज लुकिंग लाइक दिस बड़ा वाइट दाढ़ी एंड ऑल दी, कि क्या क्या पागलपंती करता है तू। फिर उन्होंने शूट करके इंग्लिश में और हिंदी में शूट करके वो गए। इट इज आई मीन सेम थिंग विद सूर्या, वो वहाँ से अपनी टीम को लेके आए, डिडंट टेक द फ्लाइट कॉस्ट, डिडंट टेक एनीथिंग। आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लव दे हैड फॉर नंबी सर। काय स्टोरी आहे ती शूटिंगची, काय स्टोरी? नहीं, बोथ सूर्या एंड शाहरुख सर डिडंट नो द एंटायर स्टोरी ऑफ नंबी सर। तो जो आप अगर जिन्होंने पिक्चर देखा होगा उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से इंटरव्यू बढ़ रहा था तभी मैं उनको स्टोरी बता रहा था। मैंने उनको पहले नहीं बताया कि हुआ क्या, कि भाई इस वक्त में उनकी बीवी के साथ ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या इस वक्त इनको मारा गया, या इस तक ये कुछ भी नहीं बताया। मैंने जैसा स्टोरी किया वैसे ही मैंने उनको बताया। तो एक वक्त पे जब हम क्लाइमैक्स तक पहुंच रहे थे तो शाहरुख ने पूछा ये सब सच है क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद मैंने रियल नंबी सर को सेट पे लिया तो उनको देख के शाहरुख एक्चुअली इमोशनल हो गए थे, रियली इमोशनल हो गए। तो एंड में जिन्होंने ये पिक्चर देखा है आपको पता चलेगा कि क्यों ये ज़रूरी था कि मैं उनकी तरह दिखूं। बट वी गॉट अ लॉट ऑफ रियल एक्सप्रेशंस फ्रॉम शाहरुख एंड सूर्या बिकॉज आई डिडंट टेल देम द होल स्टोरी। माधवन, खरं तर आम्हाला कोल्हापूरच्या आठवणी पण ऐकायच्या आहेत आणि जरी तुम्ही बऱ्याचदा सांगितलं असलं तरी तुमच्या तोंडून आम्हाला मराठीत जाणून घ्यायला आवडेल की तुमचे कोल्हापूरचे दिवस कसे होते, राजाराम कॉलेजमधला काळ कसा होता आणि तुम्ही जावई आहात कोल्हापूरचे, तर ते सगळं थोडक्यात आम्हाला मराठीत जाणून घ्यायला आवडेल. तेव्हा मी चांगला मराठी बोलत होतो, पण आता जरा वाट लागली माझी. झाल्यानंतर आणखीन व्हायला पाहिजे ना. होय, बायकोचं बरोबर आहे. ऐकून. माझा बायको आणि मुलं बोथ स्पीक गुड मराठी, पण मी कन्फ्यूज झालेला आहे. तर तमिळमध्ये जाऊन मराठी बोलायला लागतं, मी इकडे येऊन म्हणजे सॉरी बट आय रियली वॉन्ट टू लर्न अगेन. बट द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ कोल्हापुर आने से पहले मैं एक्सचेंज स्टूडेंट था कनाडा में. तो स्कूल में मैं बिकॉज इट इज़ सो कोल्ड, मैं स्कूल में गाड़ी में जाता था और क्वाइट अ स्टाइलिश लाइफ स्टाइल बिकॉज इट वॉज कैनेडा, फ्रॉम कैनेडा टू कोल्हापुर. सो आई रिमेंबर कि मैं पहला दिन कॉलेज में हॉस्टल में मेरे कोल्हापूर का? हाँ रे हाँ तो है हाँ. तो आई वॉज सपोज टू डू इंजीनियरिंग IIT. माई फादर वॉज लाइक IIT कर लो आप, फिर आप नेक्स्ट टाइम आप टाटा स्टील ज्वाइन करके सेटल हो जाओगे. तो मैं IIT एग्जाम के लिए लेट हो चुका था आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम कैनेडा. तो हम पहले पूना गए. मेरे डैड ने कहा कि तुम तब तक फर्गूसन कॉलेज वगैरह में आप डू योर स्टडीज़ एट द सेम टाइम डू योर इंजीनियरिंग स्टडीज़. फर्गूसन कॉलेज इज़ अ गुड प्लेस. ऐसा चलो लेट्स गो टू फर्गूसन कॉलेज. 6:30 इन द मॉर्निंग अपना पेपर ऊपर लेके मैं अप्पा के साथ वो फर्गूसन कॉलेज में एंटर किया. तभी 4 लड़कियां थोड़े शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के वो ऐसा बाहर निकल गई. तो मैंने उनको देखा, पर मेरी फटी मतलब मैंने खाली देखा, पर मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेरे को देखा. तो पिताजी ने वो नोटिस किया तो वो सीधा वो मुड़ के कि चलो बाबा हो गया तेरा पढ़ाई. मैंने कहा पापा क्या कर रहे हैं? लाइक पापा आई हैव टू. ही सेड नो हो गया तेरा पढ़ाई चल. Then I realized कि ये बड़ा प्रॉब्लम है. Then we had a very close family friend, Tavde Sahab. He was working for Bank of India, same bank as my mother. He said, come to Kolhapur. It's a lovely place. You can stay here and he can study in here. So my father said, Kolhapur is a better place. So Maharashtra Express मध्ये आम्ही बसून महालक्ष्मी एक्सप्रेस हां आम्ही बसून कोल्हापूरला आम्ही लाईक लँडेड इन कोल्हापूर at 6:30 इन द मॉर्निंग. 6:30 बजे बैग लेके बाहर निकला मैं, और मैं स्टेशन के बाहर गया तो पिताजी और मैं फर्स्ट क्लास एस्ट फेस्ट वाला जो ऑटो हुआ करता था ना, म्यूजिक सिस्टम और सब वूफर ट्विटर वाला, उसमें बैठा. बड़े बड़े स्पीकर थे. मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है यार. और मैं बैठते ही उन्होंने सबसे पहला महालक्ष्मी स्तोत्र शुरू किया. मेरे डैड ने कहा ये तेरे लिए सही जगह है. तो आई वाज मतलब देन राजाराम कॉलेज में एडमिशन हो गया. एंड मेरे को अच्छी तरह याद है पहला डे वो तो मोस्ट इवेंटफुल डे ऑफ माई लाइफ. पहले तो मैं हॉस्टल में उठ के
ब्रेकफास्ट नहीं था, मतलब ब्रेकफास्ट क्या होता है, नाश्ता खाया था, आई हैड टू वॉक डाउन 1.5 किलोमीटर्स टू द मेस बिकॉज देयर वाज नो मेस इन द हॉस्टल। तो मैं रोते रोते गया हूँ कि नाश्ता करने के लिए मेरे को बिकॉज यू नो आई जस्ट कम फ्रॉम कनाडा टू, ये सुबह उठ के टोस्ट खा के यहाँ से अभी वड़ा पाव खाने के लिए 1.5 किलोमीटर चल के जाओ। ऊपर आते समय इट्स अ स्लोप। हाँ, तो व्हेन माय फादर केम, उनके पास एक जो मिस्टर तावड़े के नेबर थी, उन्होंने एक लड़की से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि जो राजाराम कॉलेज के बारे में बता रही थी। वो कह रही थी 100 साल पुरानी कॉलेज है, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। तो मैंने मान लिया अच्छी कॉलेज है करके। तो वही ना लूना में वो आ रही थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि माध्या, सर माधवन, हाँ आप कॉलेज जा रहे हो? मैंने कहा आप मुझे लिफ्ट दोगे? तो वो लड़की मना नहीं कर पाई क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड है। पर मुझे उस वक्त कोल्हापुर के कल्चर के बारे में नहीं पता था कि आप ना पीछे में लूना में बैठ के किसी के कमर पकड़ के नहीं जा सकते हो। ये तो मतलब कनाडा से आए हो तो मुझे पता नहीं था। तो मैं बैठ के नॉर्मली पकड़ के वो ढान से चढ़ के आई वेंट इनटू द कॉलेज। वो कॉलेज में जो लोगों ने मुझे देखा है पहला दिन कि ये कौन सा पंटरा है जीन्स पहन के, उस दिन सो जो गैंग जो कट्टेवर बसला तो जो गैंग है ना तेनी मांजे ये माध्या used to call me like that, you know, tease me and you know and it was the best, but you know वैसे ही शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा करके दोस्त बन गए। हॉस्टल में you know गाना शुरू हो गया। एनसीसी ज्वाइन कर लिया मैंने। मेरा अटेंडेंस कुछ 2% था कॉलेज में, बट आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड देन and then I met my wife. Kolhapur has been the base of my life completely. It's the most closest place to my heart. या सगळ्यामध्ये ऍक्टिंगची सुरुवात कशी झाली? कारण इतकं वेगळं काम केलं होतं आणि हा माणूस ऍक्टिंग मध्ये येईल असं कधी मे बी घरच्यांनाही वाटलं नसेल. हां, मी मुंबईला म्हणजे कोल्हापूरमध्ये आय स्टार्टेड क्लासेस ऑन पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन माय हॉस्टल क्योंकि लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर गुड इंजीनियर्स, बट उनको ना इंटरव्यू देते समय टाटा किर्लोस्कर में मिल नहीं रहा था एडमिशन, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। उनको पता नहीं था कि कैसे एड्रेस करें, पर अच्छे छान इंजीनियर होते थे। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि माध्या तू इतना इंटरव्यू दे चुका है यार, वो एनसीसी के चक्कर में इंटरव्यू कैसे देते वो तो बताओ। तो उस चक्कर में मैंने 4 लोगों को हॉस्टल के छत पे मैंने सिखाया कि भाई देख हैंडशेक ऐसे किया जाता है और फिर टाई ऐसा पहना जाता है, और जब कोई तुमसे सवाल पूछा तो तेरे हाथ ऐसे रख, आंखों में देख के बात कर, डोंट ट्राई टू बी हु यू वांट टू बी, यू जस्ट ट्राई टू बी। ऐसी छोटी छोटी बातें मैंने बताई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock उठाया कि चल माध्या चलना। ऊपर गया तो 50 लोग थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता है यार आप लोग को बता प्लीज भाई मेरे को। तो इट स्टार्टेड ऑफ कि ऐसे जोक, तो मैं एंड देर ऑल ओल्डर देन मी, यंगर देन मी, बट देर ऑल इंजीनियर्स। तो यू नो वो लोग सीरियसली ले रहे थे, तो मैंने उनको बताना शुरू किया और बदले में वो मेरे को यू नो बाइक्स या तूप you know all the favors used to do कि हम लोग को पैसे तो नहीं देते थे, they used to give me all these friendly things. If I had to take out my girlfriend तो बाइक दे दो, पेट्रोल भर दो, ऐसी होती थी। क्या वाला गर्लफ्रेंड 30 होती? हाँ 30 होती गर्लफ्रेंड? हाँ सरिता 30 होती? हाँ एकच गर्लफ्रेंड लाइफ मध्ये। but anyway so it's then अचानक the principal called me. he said ये क्या कर रहा है तुम हॉस्टल में, क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो बहुत मोर पीपल आर देयर इन योर क्लासेस देन इन द कॉलेज। इट्स करेक्ट, इट रियली हैपेंड। देन ही सेड यू गेट आउट ऑफ द हॉस्टल। तो ये क्या कर रहे हो? तो आई सेड यार ये तो मैं उनके बोलने के बाद ही मैंने रियलाइज किया कि हाँ मेरे क्लासेस तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मैंने पैसा चार्ज करना शुरू किया क्या। एंड देन इट बिकेम अ प्रॉपर प्रोफेशन। तो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड वो टीच करते करते मैं बॉम्बे पहुंचा, क्योंकि यहाँ के सरिता वॉज एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे। शी केम टू कोल्हापुर अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए एंड हर सिस्टर वॉज अटेंडिंग द क्लास। तो वो बोली ये क्या चक्कर है, यू नो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करनी है तो 4-4 घंटे क्लासेस के लिए चले जाती है। तो आई क्लास में देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है, और उसने मेरे को देखा और फिर उसने कहा कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है। तो उसने वही क्लासेस ज्वाइन किए उसने, और मेरे क्लासेस यूज्ड टू बी फॉर 12 days। तो वो 12 days उसने क्लास किया। फिर शी केम टू बॉम्बे, शी गॉट इनटू द एयर होस्टेस जॉब विद जेट एयरवेज। शी केम बैक टू कोल्हापुर एंड उसने कहा कि थैंक यू सर, मेरे को एडमिशन मिल गया, मैं आपको लंच डिनर खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। तो कल से लेकर आज तक डिनर खिला रही है मुझे। दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे to teach. So one day in Lokhandwala, I was literally, you know, my friend said कि आप अगर आपको लीगली अच्छा पैसा बनाना है, to set up your own office so that you can conduct these classes properly, तो आप ना मॉडलिंग कर लो। मॉडलिंग करोगे तो आपको जल्दी से पैसा मिल जाएगा। तो मैंने मॉडलिंग की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके ZTV के ऑफिस गया और मैंने उनको दे दिया कि भाई अगर आप मॉडलिंग के कुछ चाहते हो तो आप मेरे को बुलाओ। दूसरा ही इट वॉज थर्सडे, फ्राइडे मेरे को एक फ़ोन आया
कि एक डायरेक्टर आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा डायरेक्टर? कहता नहीं, वो टीवी सीरियल करने वाला, वो मिलना चाह रहा है। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो उनका नाम था विवेक बैल। उन्होंने कहा कि यार, उस वक्त मैं आर्मी मतलब एनसीसी में था, तो मेरे बाल एकदम छोटे वगैरह थे। तो उसने कहा कि मैं एक लव स्टोरी कर रहा हूँ, एक बिटवीन अ ब्लाइंड गर्ल और अ कॉन्विक्ट, जेल से एस्केप किया हुआ कॉन्विक्ट, तो तू एक्टिंग करना चाहता है? मैंने कहा मेरे को एक्टिंग नहीं आती। कहता मैं संभाल लूँगा यार, मेरा पहला सीरीज़ है, तू करना चाहता है क्या? मैंने कहा कौन सा रोल? बोले ऑब्वियसली चोर का। तो मैंने कहा इतना ऑब्वियस क्या है चोर का, मतलब है ना। फिर मैंने कहा कितने पैसे दोगे? तो उसने कहा मैं तेरे को ब्रेक दे रहा हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं देता। तो मैंने कहा नहीं करना है मुझे यार, मैंने कहा एक्टर बनने थोड़ा, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। देन ही सेड ठीक है एक काम करता हूँ, मैं आपको दूंगा 2000 रुपये रात के। तो मैंने कहा रात के? इरादा क्या तेरा? तो उसने कहा नहीं शूटिंग रात को है भाई, इसलिए सर अच्छा। सो आई रिमेंबर मैं शूटिंग पे गया, किसी ने मुझे कहा कि यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। उन्होंने मेकअप लगाया, फिर उन्होंने कहा ये कपड़े पहन लो, मैंने पहन लिया। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, जब हम एक्शन बोलेंगे तो यहाँ से वहाँ चल के जाना। तो मैंने कहा ठीक है, चल के चला गया। देन मतलब कि एक्शन बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन बोलना, मैंने कहा डन। फिर उसने कहा एक्शन बोलेंगे तो यहाँ से चल के जाना और इस लड़की को हक करना, मैंने कहा खुशी से वो भी कर लेता हूँ। एंड देन दैट्स द हाउ आई डिड माई फर्स्ट सीरीज। नो इंटरेस्ट इन एक्टिंग, just being cool. And then some other director who was my director's friends, the बनेगी अपनी बात के directors, वो आए थे सेट पे इनको बेस्ट ऑफ लक देने के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा और टोनी और दिया सिंह, उन्होंने कहा कि यार ये लड़का कौन है? कहता है अजीब इंग्लिश बोलता है, अजीब हिंदी बोलता है, पर थोड़ा चार्मिंग स्माइल है। तो उन्होंने मुझे बनेगी अपनी बात के लिए बुलाया। सो थर्सडे को मैं फोटोग्राफ दिया हूँ, फ्राइडे को मेरा फर्स्ट शूटिंग, सैटरडे को मेरा सेकेंड शूटिंग, संडे को मैं ZTV में जिन्होंने मेरे को ब्रेक दिया था उनको थैंक यू बोलने के लिए मैं वहाँ पे गया। तो एक बंदा बड़े बाल के साथ बैठा हुआ था जो बड़ा परेशान था। तो उसने मेरे को देखा तो बोला कि यार ये लड़का कौन है? कहता ही इज़ डूइंग बनेगी अपनी बात न्यू सीरीज़। तू हिंदी बोलता है? मैंने कहा हाँ। इंग्लिश बोलता है? हाँ। वो इधर आ कि मेरे को नीचे लेके गया, बोला ये गाड़ी मुझे बेच, देयर वाज मारुति 1000। मैंने कहा पागल हो गया ये क्या, मेरी गाड़ी नहीं है। कहता नहीं यार बेच के तो दिखा। तो मैंने बोला ये 1000 cc है, इतना हॉर्स पावर है, ये फलाना टिमकाना। बोला ये लड़का चाहिए मुझे। राजीव जी आई गॉट बनेगी अपनी बात, यू लव स्टोरी एंड तोल मोल के बोल इन 5 days। इन 5 days। सो आई डोंट नो, मतलब हाऊ डू आई डिझाईन माय करिअर लाईक दॅट? घरी कसं सांगितलं मग बाबांना? त्यांना वाटलं की मी कुठला तरी गँगमध्ये नाहीतरी माफियामध्ये आहे. म्हणजे आई नेवर आस्क्ड देम फॉर मनी आफ्टर आई स्टार्टेड द क्लासेस. सो माय फादर रियली थॉट कि ये लड़का गया. फिर मैं बॉम्बे आ गया. तो देन सो बिफोर कमिंग टू बॉम्बे आई हैड गॉन टू जापान, आई हैड गॉन टू इंग्लैंड विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम देम. तो मैं बॉम्बे आया तो उनको लगा कि अब ये लड़का कुछ पैसा वैसा मांगेगा सेटल होने के लिए. यहाँ तो आते ही ये सीरीज़ मिल गया. सो माय फादर यूज्ड टू फील बैड. उनको लगता था कि ये लड़का जो है बिगड़ गया, एक्टिंग कर रहा है. तो एक दिन यू नो नंबी नारायण जैसे मेरे पिताजी भी होते हैं, आपको भी पता होगा, हमारे घर पे ना जो कंपनी के साथ वो लोग काम करते थे उसके साथ उनको प्यार हो जाता था. वही कंपनी सही है. यू नो मेरे घर में आज भी JRD टाटा का फ़ोटो है माला लगा के, क्योंकि वो टाटा कंपनी में काम करते थे. तो उनके लिए सब कुछ उनका कंपनी था. तो एक दिन उनके जो सुपर बॉस हैं उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया कि आप ज़रा आओ मिलने के लिए. तो उस वक्त ना सबकी नौकरी जा रही थी, बिकॉज दे वर गिविंग गोल्डन हैंडशेक्स, क्योंकि वो ऑटोमेट यू नो दे वर ऑटोमाइजिंग द कंपनी. तो मेरे डैड को लगा कि नौकरी गई. तो रूम पे आए तो उन्होंने कहा कि मिस्टर रंगनाथन, आपने मेरे को कभी बताया नहीं, आपका बेटा क्या कर रहा है? तो माय फादर इज़ अपोलोजेटिक. ये सॉरी, वो अभी बॉम्बे में कुछ कर रहा है छोटी मोटी काम, पर वो अभी इंजीनियरिंग ख़त्म करके वापस टाटा स्टील में काम करने के लिए आ जाएगा. 1 साल 2 साल में वापस आ जाएगा. तो देन दैट मैन सेड नो बट वो एक्टर है ना, बनेगी अपनी बात में, वो एक्टिंग वगैरह. तो माय फादर सडनली सेड अच्छा हाँ एक्टर तो है. कहते हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर वो जमशेदपुर आएंगे तो उनको वापस हमारे घर पे ले आइएगा. फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पिताजी को लगा कि मेरा बेटा कुछ ढंग का कर रहा है. You want to meet him? I said, he called me on my first phone on my mobile was my father. He come to Jamshedpur, meet my boss. So that's how they reacted. उनको पता ही नहीं था. They became serious about my career when Mani Ratnam called me. और मणि रत्नम ने कहा कि मैं आपके साथ फिल्म बना रहा हूँ. तो माँ तो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. और इट्स अ ब्लेसेड करियर. मतलब ये सब होता नहीं है आम आदमी के साथ. बहुत पापड़ बेलने पडते हैं. आई वॉज व्हेरी लकी. That's all there is to it. तुम्हाला कोल्हापूरला घेऊन जायचं आहे.
कोल्हापूरमधले मित्र अजूनही तुमच्या टचमध्ये आहेत. सगळं मिलिंद धोंडनं मला प्रश्न विचारायला सांगितलं हां. की सारखी त्याची बाईक घेऊन तुम्ही का जात होता. माझ्याकडे बाईक नव्हतं आणि त्यांची बाईक माझ्यासाठी लकी होतं. सरिता इज टू लाईक दॅट बाईक आणि मिलिंद वॉज आत्ता पण ते ही इज़ अ वेरी जेनरस गाय, डज सो मच ऑफ सोशल वर्क एंड फंटास्टिक जॉब वो कर रहे हैं. तो उस वक्त भी मैं एक बार बोलने की देरी थी तो उसका बाइक मिल जाता था और उसके बाइक में हमेशा पेट्रोल हुआ करता था. बाकी के बाइक में पेट्रोल नहीं हुआ करता था. ती बाईक घेऊनच तुम्ही प्रपोज केलं होतं. होय हो मी प्रपोज नाही केलं, त्यांनी प्रपोज केलं होतं मला. हां, एक्चुअली आई थिंक दिस इज द मोस्ट रोमांटिक स्टोरी भाई, बिकॉज हम लोग दोनों ने कभी एक्चुअली प्रपोज नहीं किया. हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, फिर वो नॉर्मल ही प्रोग्रेशन हुआ. फिर एक दिन शी इज़ अ महाराष्ट्रन, आई एम अ साउथ इंडियन, तो मुझे लगा कि घर पे कोई प्रॉब्लम होगा. पर सरिता वॉज फैंटास्टिक. शी मतलब पट आउट माई फादर, माई मदर, माई ग्रैंड फादर, एवरीबडी वॉज पट आउट. देन प्रोग्रेशन ऐसा हो गया कि एक दिन मैंने कहा कि शादी तो हमको ना अपने माँ बाप के मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही करना चाहिए. शी सेड हाँ दैट्स अ गुड आइडिया. हमने कभी एक दूसरे से पूछा नहीं कि शादी करोगे नहीं करोगे. सो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल, इट वॉज अज्यूम्ड कि हम लोग साथ में रहेंगे, बट ऐसा ही हो गया वो. आणि एक कोल्हापुरातला श्यामचा वडा आणि दत्त दुग्धालय. अरे यार तोंडाला पाणी सुटलं. हाँ खरा लाइक ड्रीम में चला गया हूँ मैं, क्योंकि ना वो सिर्फ बड़ा या दूध के बारे नहीं था. नो आई मीन इट कि यार अकेला था यार वहाँ पे. मैं किसी को बहुत कम दोस्त थे. इन्होंने मेरे से एक दिन भी पैसा नहीं मांगा. हमारे पास पैसे हुआ करते थे अलग अलग एनसीसी के लिए. राजीव जी एक दिन भी मेरा उधारी जो है ना, वो मैं बोलता था ना 1.5 किलोमीटर नीचे नाश्ता खाने के लिए जाता था, तो वो गन्ना का जूस देने वाले से लेके पानी पूरी, दद्दुदालय, आपला हे श्यामचा वडा, सगळं उधारी. दे नेवर आस्क्ड मी मनी एंड आई यूज्ड टू ऑलमोस्ट कि ना यार घर से 1000 रुपये आता था तो मैं पहला इनको पैसा देता था कि पहले उनको लगे कि मैं कॉन्फिडेंटली इनको पैसा देता हूँ. पर जब मेरे क्लासेस शुरू हुए फिर तो there was not a problem at all. But it was so much of love mixed with that दूध और and वड़ा ना. It was unbelievable. बाकी लोगों से मांगते थे, पर मैं कट्टे में बैठ के अपने दोस्तों के साथ, वो शाम यूज्ड टू सी मी अपने डिस्टेंस से आ गया तो मैं आधे को पाठाते and it used to come to me. Never asked me for money. It was so much full of love that I can never forget those days in my life. Really nice. आता ना खरं तर या रॉकेटरीच्या बद्दल इतक्या जणांनी त्याचं कौतुक केलं. रजनीकांतनी कौतुक केलं. रजनीकांतनं इतका आवडला. रजनीकांतशी म्हणजे त्याच्याबद्दल भेट वगैरे झाली? नाही, आता आम्ही त्यांना जाऊन भेटणार आहे नंबीनारायण सर बरोबर घेऊन. आता अजून चेन्नईमध्ये आम्ही गेलेले नाही पिक्चर रिलीज झाल्यानंतर, पण आता जाऊन भेटणार आहे त्यांना. बट व्हॉट अ कॉम्प्लिमेंट. आई मीन तमिळ में एक सेइंग है कि वशिष्ठ वायाल ब्रह्मर्षि. लाइक वशिष्ठ जो है, अगर उनके मुंह से ये कहा जाए कि आप ब्रह्मर्षि हो तो बहुत बड़ा कौतुक है वो. तो फॉर मी इट इज़ लाइक दैट यार. आई मीन हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा. बरं, ह्या सिनेमाच्या बद्दल बाकी सगळं म्हणजे सगळं कौतुक असताना एका गोष्टीच्या बद्दल लोक टीका करतायत, ते त्याच्यामध्ये ते पंचांग वगैरे दाखवलं म्हणून. बरोबर आहे. ते का दाखवलं? ते पंचांग आम्ही दाखवलं नाही आहे. आम्ही तुम्ही बघितलं तर आम्ही पंचांगबद्दल बोलत होतो आणि त्यांचा ॲक्च्युअल इंग्लिश वर्ड जरी तुम्ही बघितलं तर इट इज कॉल्ड नॅव्हिगेशनल ॲल्मनॅक. ते नॅव्हिगेशनल ॲल्मनॅक हिंदीमध्ये बोलताना इफ यू डू द गूगल ट्रान्सलेशन इट सेज पंचांग. इन तमिळ इट सेज पंचांगम. तो व्हेन आय एम स्पीकिंग इन तमिळ आय डोंट वॉन्ट टू यूज अ इंग्लिश वर्ड सेइंग नॅव्हिगेशनल ॲल्मनॅक, सो आय सेड पंचांग. That was interpreted as the olden age Panchang, and then we don't want to justify everybody. I could have said उस वक्त मैं बता सकता था कि भाई तुम लोग पहले रिसर्च करके आ जाओ, पहले देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर बोलना. इतना रिसर्च किया है, थोड़ा इतना तो मैं सोच के किया होगा. गूगल ट्रांसलेट करके देख लो कि एल्मनैक का हिंदी वर्ड या तमिल वर्ड क्या आता है. But it's a good controversy for a film. Yeah, कुछ as long as there's some controversy, people will see the film. Yeah. त्याला जोडलं असं केलं की इस्रोला त्या पंचांगनं मदत केली आणि इस्रोला स्पेसमध्ये रॉकेट लॉन्च करण्यामध्ये, तर त्याला असं जोडलं गेलं होतं त्या तुमच्या पूर्ण शब्दाला. हां, आणि आत्ता पण मी म्हणतो की आहे, पण दॅट इज कॉल्ड द नॅव्हिगेशनल ॲल्मनॅक. त्यांचा तुम्ही अनुवाद घेतला तर हिंदी ते पंचांगच म्हणतात. मी काय सांगू पंचांग म्हणजे पंचांग मतलब मी नॅव्हिगेशनल ॲल्मनॅक सांगू शकतात, पण हिंदीमध्ये सांगायचं तर मी काय सांगू.
मगाशी बोलताना सांगितलं की प्रोस्थेटिक किंवा कुठल्याही तशा गोष्टींचा वापर केला नाही. मग हा जो पूर्ण प्रवास होता सगळ्या लुक्सचा तो कसा केला? हाँ, सो मेरे को यही बोलना था कि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे लुक, चाहे वो दाढ़ी हो, चाहे वेट हो, चाहे दांत हो, थोड़ा भी लगे कि फॉल्स है, कि अगर चिपकाया हुआ मूछ और दाढ़ी लेके मेरे लिए विग अगर डाल दूँ तो बहुत ईजी है ओल्ड नंबी नाना की तरह दिखना. पर क्या होगा कि जो आपको इन कॉम्प्रोमाइज़ लुक में लग रहा है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कहानी में भी लगेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको फैक्ट्स में भी लगेगी. मैं वो नहीं चाह रहा था. मैं नहीं चाह रहा था कि कभी भी एक सेकंड के लिए किसी भी बात पे किसी को शक हो कि ये शायद थोड़ा लिबर्टी ले लिया हो उन्होंने. तो हमने 2.5 साल तक रिसर्च किया कि वेट कैसा डाल दिया जाए, वेट कैसा कम किया जाए. मतलब वो वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा. इट्स एक्चुअली 14 दिन बाद और पहले की वीडियोज़ है, मैंने दिखाया है. मैंने अपने दांतों को एक्चुअली जो ये ब्रिज है उसको चेंज करा के मैंने बिल्कुल नंबी सर की तरह करवाया है. मैंने बालों को सफ़ेद कराया 14-14 घंटा बैठकर चेयर पे, और उसके बाद मेरे स्कैल्प भी वाइट हो गए थे. लेकिन जो मेरा रिसर्च था वो इतना कमाल था, क्योंकि मेरी बीवी तो कह रही थी कि अभी तुम तो गंजा हो गया भाई, क्योंकि इतना 14 घंटा इतना केमिकल डालेगा बाल में तो ख़त्म हो जाएगा. पर मैं बाल बच गया बेसिकली. खुद के बाल हैं अभी, सो थैंकफुली. बट मैंने रिसर्च किया सर कि आप बालों में तेल कब लगाना चाहिए. कि वो जो रिसर्च में मेरे को समझ आया कि पहले तेल लगाते क्यों हैं, और लगाते कहाँ हैं, और लगाते कैसे हैं, और कब धोना चाहिए, और उसका फॉलिकल से क्या कनेक्शन है. ये सारा रिसर्च हमने किया. वैसे हमने अपने बालों को बचाया. वैसे ही दांत से मैंने रियलाइज़ किया कि एक दांत की वजह से एक इंसान 10 साल बूढ़ा कैसे दिख सकता है और 10 साल जवान कैसे, और उसको कितनी आसानी से किसी भी उम्र में दांत ठीक किया जा सकता है. तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं जो बेचारे हैं 50 के लेकिन दिखते हैं 65 के, बिकॉज वो दांत का अलाइनमेंट गलत है. और 6 हफ्ते में अचानक दे लुक लाइक 35. कुछ करना नहीं पड़ा. तो ये जो दांतों के बीच का ये जो कॉरिडोर होता है ना, ये जब ज़्यादा हो जाता है, आपके दांत कम होते हैं ना, देन यू गेट द ओल्ड मैन स्पाउट, ये होने लगता है. तो उसको कैसा बरका. तो अगर आप देखेंगे कि टॉम क्रूज जो है टॉप गन में अभी भी वैसे ही लगता है जैसे 26 साल पहले लगता था. उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके दांत. उन्होंने अपने दांत को बरकरार रखा, उस ब्रिज को टूटने नहीं दिया. तो ये सब कर सकते हैं. फिर वेट बढ़ाने के लिए अप्लाइड किन्सोलॉजी क्या होता है, हाउ डू यू इंक्रीज ब्लोट इंस्टेड ऑफ वेट, हाउ डू यू रिड्यूस इट क्विकली. तो इट टुक मी 2.5 years. पर आई डोंट थिंक कि कहीं भी पे आपको फिल्म में कोई भी शिकायत होगी इन टर्म्स ऑफ लुक कि भाई इन्होंने ये विग पहना हो या कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो. पण सॉरी माधवन सर, आम्ही तुम्हाला ज्यावेळेपासून बघतो म्हणजे आर एस स्टेडियम टू डिकपल्ड, म्हणजे विक्रम वेधा, म्हणजे तुमची सिरीज याची आम्ही वाट बघत असतो. फिल्म येऊ, सिरीज येऊ, वाट बघत असतो. आर माधवन आहे, तर आर माधवन ज्याला आम्हाला फिल्ममध्ये दिसतो, सिरीजमध्ये दिसतो, तो आमचे हिरो वाटतात. म्हणजे आत्ताचे जे बॉलिवूड आणि टॉलिवूडमधले हिरोज आहे ते 6 पॅक ॲब्स आणि हे, तर ते आमच्यातले आम्हाला वाटत नाही. आम्ही त्यांना बघतो त्याला दुसऱ्या ग्रहावरचे वाटतात. तर हे जे सगळं चॉईसेस आहेत फिल्मचे, हे करताना आणि आपले जे सगळे कंटेम्पररी पियर्स आहेत ते जे करतायत, तर कधी भीती नाही वाटली की हे सगळं आपण जे करतो ते वेगळं आहे काहीतरी पलीकडे. कारण आणि हे सगळे करतात ते हे एका बाजूचं आहे. कारण साला खडूसमधला सीन असो किंवा विक्रम वेदातला पोलीस ऑफिसर असो किंवा डिकपल्डमध्ये जे अलीकडच्या 21व्या शतकातला एक हजबंड आणि वाईफमधला संघर्ष असो, हे जे सगळं दाखवतानाचा जो त्यातल्या भावभावनांचं चित्रण आहे, तर ते फार जवळचं भासतं. तर ते कधी भीती नाही वाटली हे सगळं करताना? एवढे प्रयोग, म्हणजे प्रत्येकच फिल्म प्रयोग कसे काय असू शकते, काहीच असं रुटीन नाही आहे. तुम्ही सांगा ना कुठला फिल्म रिस्क नाही आहे म्हणून. तुम्ही सांगू शकता का हा जे आहे 100% हिट होणार आहे. ते रिस्क तर असतात ना. इट डजंट मॅटर विच फिल्म यू डू, दॅट रिस्क इज गोइंग टू बी देयर. देन वाई टेक अ रिस्क ऑन समथिंग दैट समबडी एल्स बिलीव्स इन. उसके विश्वास पे मैं पिक्चर बनाऊंगा तो मैं बुद्धू ही हूँ ना. तो मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, पर मेरे को नहीं लगता कि ये एक्चुअली ब्लाइंड रिस्क है. ये जो डीकपल्ड में ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जो मैं कह रहा हूँ, जो दुनिया भर के लोग आपको पता है डीकपल्ड इज एक्चुअली, अगर उसका आप अप्रूवल रेटिंग देखें तो बॉयज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 38 हैव लाइक्ड इट द मोस्ट. मुझे लगा कि लेडीज़ को पसंद आएगा, मैरिड मैन को पसंद आएगा, ये तो बॉयज़ को पसंद आ रहा है. तो जो डेमोग्राफी ऑफ पीपल और उनका जो कंजम्पशन पैटर्न फॉर कंटेंट है वो आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बट उसके पहले भी ना मैं थक गया था कि मेरे ऑडियंस को हम लोग बुद्धू समझ रहे थे. ओवर सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग, हर चीज़ को मतलब सिंप्लीफाई करके बताना, और रिसर्च करके. तो मेरे पास 6 पैक तो था नहीं, और ना मैं ऋतिक की तरह नाच सकता हूँ. ऑनेस्ट तो यही है. मतलब आप मेरे को कोल्हापुर के तड़कों में डांडिया करने बोलो तो शायद कर लूँ, बट मैं उनको वो करके मैं लोगों का मन मोहित नहीं कर सकता. सो आई डिसाइडेड टू प्ले टू माई क्रेडिट. एक दिन हुआ ये कि आई वॉज शूटिंग अ सॉन्ग इन स्विट्जरलैंड,
एंड खाली रोड था और बीच रोड सड़क पे मैं ऑरेंज पैंट और ग्रीन शर्ट पहन के एक हीरोइन वो भी ऐसे की कपड़े पहनी हुई थी और हम लोग नाच रहे हैं और एक कैफ़े था यहाँ पे और कैफ़े में एक बूढ़ा सा जो फार्मर होता ना फार्मर वो बैठा हुआ जो स्विट्जरलैंड का था और हम लोग यहाँ पे डांस मास्टर ने कहा 5 6 7 8 1 2 मैं पूरा मतलब हिप हिला रहा हूँ ये कर रहा हूँ ये और ये फार्मर ना मेरे को देख के ना चाय पी रहा है और इसने मेरे को ऐसा देखा है मैंने कहा साले तू मेरा चेन्नई में आके देख मैं कौन हूँ मतलब तुझे पता नहीं पर ना मेरे को मेरे दिल में धक्का लग गया यार मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं मतलब मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जानता हूँ मैं पब्लिक स्पीकर हूँ मैं बाइक्स चलाता हूँ मेरे को एरोप्लेन्स बनाता हूँ मेरे को हाइड्रोपोनिक्स आता है इतनी चीज़ आ रहे हैं मैं इतनी चीज़ में माहिर हूँ पर इसमें से कोई भी चीज़ मैं फिल्म में नहीं दिखा रहा हूँ ना डिफेंस बैकग्राउंड केम पे आ रहा है ना मेरा पब्लिक कुछ कोई भी चीज़ मैं पिक्चर में दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं किसी और के क्रिएटिव आइडिया पे नाच रहा हूँ सो दैट डे आई टुक अ ब्रेक ब्रदर मैंने 4 साल तक ना कोई काम नहीं किया मैं एक्चुअली इंडस्ट्री से निकल गया दाढ़ी बढ़ाई मैंने मोटा हो गया एकदम रिक्शा वाले से बात कर रहा था कोल्हापुर जाके मैं रहा हूँ किसी को पता भी नहीं चला कि मैं आया हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कॉमन मैन कितना स्मार्ट हो गया है एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट यार वो तो अभी इतना स्मार्ट हो गया है कि फिर ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब कोई भी सब्जेक्ट मेरे को रिस्की नहीं लगता क्योंकि वो अगर इंटरस्टेलर देख रहा है इंसेप्शन देख रहा है ग्रेविटी देख रहा है ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग तो मैं क्यों उसको फुद्दू समझ के छोटी पिक्चर बनाऊँ सो विच इज़ वाई आई टेक दीज रिस्क एंड इट्स पेड ऑफ सो फार गॉड्स ग्रेस माधवन मला माझ्या फील्डच्या हिरोविषयी तुला प्रश्न विचारायचा त्याचं नाव आहे वेदांत माधवन अच्छा तुला जेलस का फील होतं त्याच्याबद्दल कारण तू स्वतः एवढं अचीव केलंयस नाही हो म्हणजे ॲज अ फादर कहाँ जेलस आहे आय फील व्हेरी प्राऊड पर भीती पण ते आम्ही वाटते वाचलंय ते म्हणून विचार हां नाही पण भीती पण वाटते काय माहिती आहे काय देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन सक्सेस अँड फेम आणि हा 16मध्ये ना ते मिक्स म्हणजे नक्की होणार आहे सो वेदांत सबसे अच्छा स्विमर नहीं है ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड उसने 4-5 मेडल इंटरनेशनली जीता है पर उसके एज ग्रुप में भी उससे अच्छे स्विमर्स हैं पर वो मेरा बेटा है इसीलिए उसको बहुत कौतुक मिलता है सब जगह उसको पहचानते हैं तो क्या होता है ना भाई साहब ये जो अचानक उसको नेशनल लेवल पे रिकग्निशन में मैं आपको इतने इंटरव्यू जा चुका हूँ हर एक इंटरव्यू में वेदांत के बारे में पूछते हैं हर एक इंटरव्यू चाहे मैं साउथ में चला जाऊँ नॉर्थ में चला जाऊँ ये लिफ्ट में मैं अभी आ रहा था आप मेरे साथ थे वो वॉचमैन कह रहा था कि लिफ्ट के आपका बेटा कंग्रेचुलेशन तो कंग्रेचुलेट कर रहा था तो मेरे लिए तो मेरे को पता है कि ये फेम का क्या खतरा है पर वेदांत को पता नहीं है तो क्या होगा ना कि आज उसने एक मेडल जीता जहाँ पे 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें उसने गोल्ड और सिल्वर जीत लिया तो पूरे इंडिया को लगे देखो मैडी का बेटे को गोल्ड और सिल्वर मिल गया कल को वो कॉमनवेल्थ में जाएगा जहाँ 150 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे और हो सकता है कि इसने अपना टाइमिंग इंप्रूव कर लिया हो और बहुत अच्छा करे और फिर भी उसको ब्रॉन्ज मिले तो क्या कहेंगे ना कि वापस आ गया वो अभी ब्रॉन्ज ही मिला है उसको हिज अचीवमेंट इज बिगर पर वो तो क्या होगा कि उस उम्र में ही विल ट्राई टू इक्वेट द फेम विद द सक्सेस कि यार पिछली बार तो मेरे को इतने लोगों ने कौतुक किया था अभी कम लोग कर रहे हैं अभी नेशनल मीडिया में लिख नहीं रहे कोई इंटरव्यू के बारे में बोल नहीं रहा है तो उस फेम को पाने के लिए ना लड़के जो गलत काम करते हैं उससे मुझे वेदांत को बचाना पड़ेगा इसीलिए मैं डरता हूँ मैं बोलता हूँ जेलस है क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि उस उम्र में रिकग्निशन चाहिए होता है एंड तो आई एम जस्ट होपिंग कि यार वो ना हो लेवल हेडेड रखे क्योंकि खतरा बहुत है ये फेम का स्विमिंग का चूज केलं त्याने का तुम्ही चूज केलं ते Swimming parent म्हणून कसं केलं? त्यांनी स्वतःच सिलेक्ट केला म्हणजे फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 7 और 8 ना ही टू गेट अप एट सुबह 4 बजे अपने आप ही उठ जाता था मुझे कभी नहीं उठाना पड़ा और वो अपने आप चाहे वो गर्म हो या ठंडा द वाटर यूज टू बी कोल्ड इन विंटर टाइम्स ही यूज टू स्विम ऑन हिज ओन तो मैंने कहा पढ़ाई रहेगी यार बट इफ ही इज अप्लाइंग हिमसेल्फ टू समथिंग ही वांट्स टू डू इट तो आई वांटेड टू एनकरेज ऑफ लेट एक प्रश्न हा वेगळा थोडासा आहे ऑफ लेट तुम्ही राजकारणावर आपलं ओपिनियन देताना तुम्हाला पाहिलं आम्ही सगळ्यांनी पाहिलं खास करून न्यू इंडिया याची स्तुती करताना पाहिलं पंतप्रधानांबद्दल आपण जे चांगले शब्द लिहितात त्यामुळे तुम्हाला ट्रोलही केलं गेलं विरोधकांकडून तर हे कशामुळे आणि कसं तुम्ही ह्याला पाहता हे बघा ट्रोल ना अभी जितने भी लोग ट्रोल करते हैं यार मेरे को सबसे पहले तो समझ लूँ कि वो भी मेरे भारतवर्ष के लोग हैं वो मेरे इस देश के दुश्मन नहीं हैं उनकी कोई संभावना है उनकी कोई ओपिनियन है जो सही नहीं है और उनको बोलने का तरीका उनको लगता है कि अगर वो गलत तरीके से बोलें रूडली बोलें तो शायद लोग सुनेंगे पर ये मेरे को अफेक्ट करता नहीं है मैं जो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा था कि पूरे दुनिया में इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको लोग सराह रहे हैं और इसके बारे में कोई डाउट है ही नहीं
फॉर्च्यून 500 कंपनी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से लेकर साउथ इंडियन से लेकर सब टॉप 500 कंपनी के CEOs तो इंडियंस हैं। तो हम जब हॉलीवुड में जाके फिल्म बनाते हैं ग्रेविटी या इंटरस्टेलर या स्टीव जॉब्स, तो हम मान लेते हैं कि खाली अमेरिकन दुनिया को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ठोक भाव में इतने सारे आर्टिस्ट लोग पड़े हुए हैं, उनके बारे में हम नहीं बना पाते क्योंकि लोग ये को बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि खाली फ्रीडम स्ट्रगल में बनाएंगे या मुगल इन्वेजन में बताएंगे तो वो ग्रैंड पिक्चर होता है। बट अगर हम सुंदर पिक्चर पे ऑटोबायोग्राफी बनाएंगे तो शायद कुछ चलेगा नहीं। तो मैं यही कह रहा था कि हमको अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले 10 साल में आपको, मेरे को, साहब को, सबको ना अंतरिक्ष के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने देश, इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। सी, आपको पता है मैं कोल्हापुर में रह चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे शुगर केन फील्ड के साथ क्या हो रहा है, मैं फार्म्स के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं हम लोग सबको पता है। ऐसा दिन दूर नहीं है जहाँ पे ट्रैवल टू स्पेस इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी फॉर योरसेल्फ, माय किड्स, इट्स गोइंग टू हैपन। आज भी जैसे हम ये बात कर रहे हैं तब ये प्लान कर रहे हैं कि जो इतने साल बाद एक एस्ट्रॉयड आने वाला है उस पर कैसा लैंड करके उसको कैसा माइन किया जाए टू गेट एलिमेंट्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री राइट ऑन अर्थ राइट नाउ, कि मून को कैसा बेस बनाया जाए, मार्स को कैसा पॉपुलेट, ये बातें रियलिस्टिकली हो रही हैं। तो इस क्षेत्र में तो इंडिया नंबर 1 है। इट्स लाइक द मोस्ट जियोग्राफिकली इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू स्टे, क्योंकि अगर यहाँ से आप लॉन्च करते हो तो आपको 30% एफिशिएंसी मिलता है स्पेस में, रॉकेट वाइज। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी वाइज, इंटेलेक्चुअल कैपिटल वाइज वी आर द बेस्ट। तो मैं चाह रहा हूँ कि बाहर से लोग इंडिया वापस आ जाएं यार, अपने इंडियंस जो बाहर हैं वो यहाँ आ जाएं। दिस शुड बिकम लाइक द हब ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तब जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे। मैं बोलूँगा एक्सेल कर पाएंगे वो भी नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ बोलूँगा सर्वाइव करेंगे इफ दे कम बैक। दैट इज़ द होल थिंग आई सेड। अब इसमें लोग ट्रोल करेंगे, अब ट्रोल करेंगे तो भैया ऑल द बेस्ट यू। आर्यन खानला अटक झाली होती त्या दरम्यान वेदांत आणि आर्यन खान या दोघांमध्ये खूप कंपॅरिझन सुरू होतं, खूप त्याच्यावरती सोशल मीडियावरती बोललं जात होतं वेदांत आणि आर्यन खानबद्दल। तेव्हा ऑफकोर्स त्याने ते सगळं कमेंट्स ऐकल्या होत्या, त्याने वाचल्या होत्या, आणि तुम्ही तेव्हा त्याची कसं समजावलं त्याला? इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट यार, हम तो हमको बहुत ख़राब लगा। एंड मेरे से ज़्यादा मैं बता नहीं पा रहा था वेदांत को कि यार मैं कैसे समझाऊं उसको कि ये गलत हो रहा है और ये तुम्हारे और लोगों के बीच में। बट वेदांत वाज अहेड ऑफ मी। ये सब पापा डोंट वरी, ये सब ट्रोलिंग है, मेरे को पता है, ये शांत रहो, आप कुछ मत बोलो, ये अपने आप बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये 16 साल के जो लड़के हैं देर एक्चुअली, जिसके घर पे टीनेजर्स होंगे वो बोलेंगे, आप रियलाइज़ करोगे कि उनका लाइफ और हमारा लाइफ में बहुत फ़र्क है। वो तो मेरे को लगता है कि मेरी स्टुपिडिटी को वो टॉलरेट करते हैं। दैट्स हाउ इंटेलिजेंट दे आर। इनफैक्ट किसी घर में टीनेजर है एनीबडी? आपको पता ना कि जब हाँ आए सर गए, कितना क्या उम्र है उसका? 19 ना। सर यू विल एग्री विथ मी यार, हम लोग जब 16-17 साल के होते थे, किसी के घर पे जाके मस्ती, तो आवाज़ कितना करते थे हम लोग, कोई पूरा घर पे बोलते थे कि यार सर पे उठा के लिखा है, जरा क्वाइट रखो, बात मत करो। आज ये लोग आके बैठते हैं, मेरा वेदांत 4-5 लोग तो क्वाइट है, बात ही नहीं कर रहे, अपने रूम में बैठे। मेरे को तो कैमरा ऑन करके देखना पड़ता है कि भाई ये क्या देख रहे हैं, पोर्नो ना तो नहीं देख रहे, क्या है ये लोग। आई एम सो नर्वस। बट उनके बीच में एक अलग से कम्युनिकेट, द ओनली टाइम मेरे को वेदांत का आवाज़ सुनाई देता है जब वो ईयरफोन लगा के ना ये अपना वीडियो गेम खेल रहा था विद ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि अरे लेफ्ट से ले राइट से ले, तो जाके मेरे को आवाज़ सुनाई देता है। और मैं गया और देखने के लिए राजीव जी, और मैं देख रहा हूँ कि ये 16-17 साल के लड़के ईयरफोन्स लगा के 18 लड़के के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल रहे हैं। यहाँ थे कि गली वाले में, कोई कोल्हापुर में, कोई सांगली में, कोई यूरोप में, ऐसा। और वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, वो दे आर प्लेइंग फोर्टनाइट, जहाँ पे दूसरे टीम को मारना है, और वेदांत चिल्ला रहे कि लेफ्ट से आ जा, मुझे कवर कर। और उस 18 लोगों में से एक लड़के को पता है कि किससे वेदांत बात कर रहे हैं, ओनली थ्रू द वॉइस। जब वो कहता है ये, सो उनके बीच में जो सिर्फ ऑडियो के साथ कम्युनिकेशन होता है, मैंने रियलाइज़ किया कि जो हम व्हाट्सएप में एक टेक्स्ट पूरा लेटर भेजते हैं, वो एक इमोजी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। उनका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होया। इसके लिए कैसा पिक्चर बनाए हम लोग? हाँ, इनके लिए क्या, मैं जो भी कर रहा हूँ ये तो बुद्धू लग रहा है उनको एकदम। So even when it comes to this unfortunate situation between what happened with Aryan and Vedant and the comparison and all that, which are एक age group में तो है नहीं, Vedant 16 का है and Aryan is and everything has been proved right. तो he told me कि आप चुप रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा, and that's exactly what happened. माधवन जी,
माधवन सर, तुम्ही डायरेक्शन ऑलरेडी केलेलंच आहे, तर जर तुम्हाला चान्स मिळाला तर तुम्ही कुठल्या पॉलिटिकल लीडरची बायोग्राफी करू इच्छिता? आता मी कुठलाही बायोग्राफी करणार नाही आहे. आता मी 10 वर्षासाठी फक्त ॲक्टिंग करणार आहे, पैसे कमावणार आहे, मला एक घरी पाहिजे. तो आता बायोग्राफी मी करणारच नाही. तरी It's पण very तुमच्या complimentary, तरी हां. पण तुमची अशी इच्छा असेल तर कुठली कराल तुम्ही? आम्हाला रिसर्च करायला गेलो. म्हणजे आय टेल यू वाय की ॲज अ फिलॉसॉफिकल आन्सर आम्ही देऊ शकणार नाही. आम्हाला जे एज अप्रोप्रिएट एक रोल असतात, एक आई कैन डू व्हाट काइंड ऑफ अ रोल आई शुड डू, तो रिसर्च करने के बाद जो मेरे को, क्योंकि एज एन एक्टर ना मैं वही रोल करूँगा विच रेजोनेट्स विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मेरे घर पे मान लीजिए मेरा डिवोर्स चल रहा है तो मैं वो रोमांटिक स्टोरी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो पूरा गलत लगेगा. सो इफ़ आई एम नॉट फीलिंग द कैरेक्टर एट ऑल तो वो करके फ़ायदा नहीं. तो आई एम मतलब मैं अगर आपको कुछ बोल दूंगा ऐसे तो उसके 4 इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, जिसका मुझे अभी आई डोंट वांट टू गिव एन आंसर फॉर दैट एट ऑल, क्योंकि आई रियली वांट टू थिंक. और जब मैं सोच लूंगा तो मैं बड़े क्लियर कट आपको पूरे थोडक्यात डिटेल के म्हणजे साथ. तुम्ही कुणाला आदर्श मानत नाहीये सध्या तरी? माझा आय थिंक माय फादर पॉलिटिकल लीडर. पॉलिटिकल लीडर्स नॉट इन इंडिया, हाँ, इट मे बी आउटसाइड ऑल्सो. आई एम एक्चुअली अ मिक्स ऑफ लीडर्स के. मैं बहुत बातें मानता हूँ. इनफैक्ट जो एक लाइन पढ़ के मैंने ये फिल्म शुरू की, इट वाज फ्रॉम चर्चिल, सेड फ्रॉम अमेरिका. उन्होंने कहा था कि अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स हीरोज विल हैव नो हीरोज टू ऑनर. ऐसे तो आई वाज अ फैन ऑफ चर्चिल, बट देन आई सॉ अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ चर्चिल दैट आई डिडंट लाइक. आई वाज अ फैन ऑफ गांधी जी एंड आई एम अ फैन ऑफ गांधी जी. आई एम अ फैन ऑफ सावरकर. आई एम फैन ऑफ ऑल दीज पीपल जो हु हैव रिजन फ्रॉम नथिंग टू मेक अ पॉइंट फॉर देमसेल्व्स एंड इतिहास में घुस गए. But to say I'm a fan of them completely and who I'd like to make a story on right now, I'm not ready for that yet. I have to make that. हाँ जी. माधवनजी, नंबी नारायण यांचं तुम्हीच आता सांगितलं की गुगलवरती सर्च केल्यावरती आम्हाला त्यांची लाईफ काय होती हे आम्हाला नाही कळलं. जेव्हा तुम्ही त्यांची पूर्ण लाईफस्टाईल ऐकली, काय झालेलं काय नाही, तेव्हा तुम्हाला असं वाटलं याच्यावरती मूवी बनवावा. पण तुम्हाला नाही वाटत आहे का की आत्ता मूवी जेव्हा रिलीज झाली तर त्याच्या आधी तुम्ही थोडंसं प्रमोशनसाठी कमी पडला, लोकांना हे सांगण्यासाठी कमी पडला की ही एक लाईफस्टाईल आहे, हे घडलेलं पूर्ण रिअल स्टोरी आहे, तर हे तुम्ही लोकांपर्यंत प्रमोशनसाठी आता वेगवेगळे हटके प्रमोशनसाठी स्टाईल वापरल्या जातात, तर या मूवीसाठी प्रमोशन खूप महत्त्वाचं होतं असं तुम्हाला नाही वाटत आहे का? एकदम सही कहा आपने. पर मैं ना हम लोग के पास जितने पैसे थे उससे हमने प्रमोशन किया, क्योंकि ये कोविड ने हमसे बहुत पैसा ले लिया एक्चुअली. तो उसके वजह से शायद कमी रह गई होगी. मेरे से कई लोगों ने कहा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं तो बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, और मैं कतई नहीं चाह रहा था कि जिस वजह से ये फिल्म बनी है उसके वजह से मैं कोई कंट्रोवर्सी ऐसा क्रिएट करूं कि मेरे को तो भले माइलेज मिल जाए पर किसी और का 1 हफ्ता में या 2 हफ्ता 3 हफ्ता में ख़राब करूं. ना मैं चाह रहा था, ना नंबी सर चाह रहे थे. तो हमने कहा उसको नेचुरली जितना हमारे पास पैसा है उसको प्रमोट करेंगे, जो होता है देखा जाएगा. ऐसे तो हमको पता है कि चाहे वो OTT हो या टेलीविज़न हो, पूरी दुनिया कभी ना कभी तो देखेगी ही रॉकेटरी को. तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे को इमीडिएटली आज 1000 करोड़ ना मिले, पर मेरे को नहीं चाहिए उतने पैसे, बट मुझे पता है की पूरी दुनिया देखेगी. सो दॅट्स ऑल आय वॉन्टेड. रजनीकांतनं असं म्हटलं होतं की ही फिल्म प्रत्येकानं बघितलीच पाहिजे. होय. तू काय सांगशील, का बघितली पाहिजे? अजून एक नंबी नारायण ना, म्हणजे त्यांच्याबद्दल जे झालं वो किसी और के साथ किसी देश में नहीं होना चाहिए. अभी मतलब मैं आपको जनरली जब हम लोग बायोपिक बनाते हैं ना राजीव जी, आपको पता है कि थोड़ा लिबर्टीज़ ऐड करना पड़ता था कि उसको सिनेमा बना दिया जाए. इसमें मेरे को फैक्ट्स निकालने पड़े कि लोग यकीन करें कि ये आदमी अभी तक क्यों सुसाइड नहीं किया, ये आदमी अभी तक पागल कैसे नहीं हुआ. आई मीन वो अब मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ ऑडियो के साथ क्योंकि हमने उसको निकाल के, मैंने प्रॉमिस किया नबी सर को कि मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, पर जो हमने उनके साथ किया ना वो हम वी कांट अफोर्ड टू डू इट. फिलोसॉफिकली छोड़िए, जस्टिस छोड़िए, प्रोग्रेसिव छोड़िए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे साइंटिस्ट का ऐसा बिहेव करना. और ये इतना आसान हो जा रहा है. अब देखिए, अगर नंबी सर आज कहते हैं ना, वो नासा के टाइम पे छोड़ दीजिए, नासा के टाइम पे नहीं बात कर रहा मैं, अगर आज नंबी सर बोलते ना कि मैं हाँ आता हूँ, तो जो कौतुक, जो पैसा, जो इज्जत उनको भी मिलेगी अमेरिका में जाके टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दो स्पेस एजेंसीज, वो हम जितना पैसा उनको दिया जाएगा आप हमें सोच नहीं सकेंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक्टर हूँ, मेरे को अगर आप बोलोगे ये सीन में करो, ओवर शोल्डर शॉट दो भैया, 4 लाइन कैमरा देख के बोल के जाओ,
ये मेरे लिए ना नींद में मैं कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आके बैठ जाऊँगा। आपको अगर बोला जाए किसी की इंटरव्यू कर रहा है यार इसकी बैकग्राउंड है, तो आपको मतलब आपके लिए ये ईजी काम है। जैसे ही ये इजी काम हमारे लिए है, पर ये काम किसी और आदमी के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। कभी वो कैमरा के सामने बंदा आ जाए तो वो हिल जाए, उसको एक शॉट देने को ना हो। आपकी जगह किसी को काम करना, ही डोंट नो व्हाट क्वेश्चन टू आस्क और हाउ टू आंसर, हाथ में पकड़ना है क्वेश्चन क्या करना है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नंबी नारायण साहब जैसे साइंटिस्ट है ना, उनके लिए जो ईजी जॉब है कि वो सुबह सुबह दांत मंजते हुए जो काम कर लेंगे ना, उसका वैल्यू 2,500 करोड़ है। They can set up a satellite tracking launch thing from a terrace in 2 minutes कि आप कौन सा सैटेलाइट कहाँ पे जा रहा है। ये प्रोडक्ट का वैल्यू कोई और कंट्री को आप दे दो, वो तो मतलब उठा के ले जाए कि यार दे दो मेरे को, फ्री में दे दो यार, मैं तुमको जो पैसा है वो दे दो। उतना आसान है उनके लिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, उनको जीनियस, उनके लिए जो आसान काम है इट इज़ वर्थ सो मच मनी, बट वो नहीं करते। ऐसे इतने सारे इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट सब वहाँ पे हैं, स्टिल सेइंग इंडिया इंडिया, यू नो दैट इज़ द रीज़न I made this film. I mean, हो सकता है कि I'm romantic, I'm a little childish, हो सकता है कि I'm slightly immature when it comes to my feelings towards this country, but I couldn't help it. Yeah, this is what I had to do. पण ह्या फिल्ममध्ये म्हणजे एक डिझाईन होतं आणि त्या डिझाईनच्या द्वारे आपण म्हणूया की नंबी नारायण यांना त्या स्पाय रॅकेटमध्ये अडकवलं गेलं, नंतर टॉर्चर आणि इन ह्युमन पद्धतीनं त्यांच्याशी वागले गेले आणि इतक्या मोठ्या सायंटिस्टची अशी अवहेलना झाली. आता ह्या फिल्ममध्ये तर ते सगळं आलं, ज्यांनी ते केलं त्यांच्याकडून काही रिॲक्शन्स तर आले असतील ना, त्यांना तर अर्थातच ते आम्ही हे खोटं आहे असं म्हणत असतील. हां, ते काय झालं? कोणी असं म्हटलं नाही, कोणी मला हे सांगितलं नाही की हे खोटं आहे, हे गलत आहे. म्हणजे आमच्यावर अन्याय झालाय अशी त्यांची भावना असेल की याच्यातून या फिल्ममधून जे लोक विलन ठरतायत अशांच्याकडून अशी रिॲक्शन आली असेल? नाही आलं, आतापर्यंत नाही आहे. त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं आणि गप्प बसलाय. म्हणजे कोण आहे ते पण आम्हाला माहित नाही अजून, ऍक्च्युली कोण होते. हां, फिल्मच्या एंडमध्ये नंबी नारायण साहब तेच विचारतात की अगर मैं निर्दोष हूँ तो कसूरवार कौन है? जब तक कसूरवार नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो मैं दोषी हूँ ना. तो हु इज द पर्सन? वी हैव टेकन बैक इंडिया 20 years, राजीव जी. जो हमारे लिए अच्छा आप लोग सब समझते होंगे कि ये इसरो में इतना रॉकेट भेजे ना भेजे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ आप डाल रहे हो, उससे आम आदमी का क्या लेना देना. मैं आपको बताता हूँ आम आदमी का क्या लेना देना. इंटरनेट से लेके आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी तक, रोड सेफ्टी से लेके हेयर पिन बेंड तक, एवरीथिंग इज़ अ रिसर्च ऑफ इंटरप्लानेटरी ट्रैवल ओनली. उसी से निकला है ये इंटरनेट, भी उसी का इंटरनेट है. तो ये लोग जो काम करते हैं इसका कोई मूल भाव ही नहीं है. सो जो लोग को मैं बोल रहा हूँ कि नंबी सर बोल रहे हैं कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो दोषी कौन है, कसूरवार कौन है, उसको पहले पकड़ो तो सही. 20 साल आपने ठेल दिया पीछे रॉकेटरी को, इसरो को 20 साल, फिर भी वी आर फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट टुडे, फिर भी. सो बेसिकली द प्रॉब्लम वॉज 1994 मध्ये ना सॅटेलाइट लॉन्च मार्केट म्हणून एक मार्केट होता. एवरी कंट्री के पास ना उनका खुद का सैटेलाइट था, वॉचडॉग सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, मोबाइल सैटेलाइट, ये सब चाहिए था उनको ताकि नेक्स्ट स्टेप पे वो जा सके, मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर सके. पर ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए जो ऊबर की ज़रूरत है ना, जो रॉकेट, वो किसी के पास नहीं था. वो सिर्फ 3 लोगों के पास था, अमेरिका, फ्रांस एंड नंबी नारायण सर. अमेरिका कह रहा था कि $900 मिलियन मांग रहा था और सोर्स कोड के साथ. फ्रांस कुछ 600 मिलियन मांग रहा था उस वक्त. और नंबी नारायण साहब कह रहे थे कि इतने कम कॉस्ट में उसको देने को तैयार हो गए कि बाकी सब एकदम खफा हो गए कि यार ये अमेरिका से सीख के आया है, हम ही को हमारी बिजनेस को बैंड बजाएगा क्या. सो दे डिडंट वांट दैट टू हैपन. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सैंक्शंस वर पुट अगेंस्ट इंडिया व्हेन यूएसएसआर वाज बीइंग ब्रोकन डाउन. तो हमको अभी भी नहीं पता कि एक्चुअल कसूरवार कौन है, किसने मारा, किसने अरेस्ट किया, किसने ये किया, वो सब पता है. ऑन हुज बिहाफ ते नहीं कर रहा. ऑन हुज बिहाफ इट हैपेंड. ये एक ऑफिसर जो इंडिया छोड़ के अमेरिका चले गए अचानक, वो क्यों गए और फिर वो वापस आके कैसे मर गए, ऐसे बड़े बड़े रहस्य. हाँ, रहस्य हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है. पर खुल रहे हैं. इनफैक्ट आज भी चल रहा है वो काम, आज भी अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों के नाम इंक्लूड किए जा रहे हैं केस में. तो हम इसीलिए कोई अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है. तुम्ही आणि नंबी नारायण दोघे जण पंतप्रधान मोदींनाही भेटलात. ती भेट कशी होती?
आई थिंक मोदी साहब इज़ अ बिग अप्रिशिएटर ऑफ व्हाट नंबी सर's कंट्रीब्यूशन इज़, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार जब मंगलयान वहाँ पे गए थे तो उस वक्त पहले वो नंबी सर से मिले और उनको पता है कि केस में क्या हो रहा है, तो उनको ये भी पता था कि मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब वो मुंबई आए थे तो मैं नंबी नारायण के अवतार में था, तो उन्होंने देख के समझ लिया कि वो नंबी सर की पिक्चर बना रहे हो। तो जब पिक्चर ख़त्म हुई हमने वी वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी न्यू, तो हमने ट्रेलर जब अनाउंस करने वाले थे तो ही नंबी सर एंड वी वर इन दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि आके पंतप्रधान से मिलो। उन्होंने मुझे बुलाया, मिला कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर, उनको मैंने ट्रेलर दिखाया और उन्होंने कहा कि आई वाज सपोज टू रिलीज अ फिल्म ऑन 14th of April ऑन दैट लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा मत करो माधवन जी, क्योंकि कोविड ज़्यादा फैल रहा है, तो उन्होंने बेसिकली मेरे को बचा दिया, वरना मेरा ये भी पब्लिसिटी नहीं होता जो आज हो रहा है। रॉकेटरी में आपने डायरेक्शन भी किया और नब्बी सर का रोल भी किया है, तो ऐसे कभी हुआ कि डायरेक्टर एक्टर पे हावी हुआ या हावी डायरेक्टर पे हावी हुआ, या कोई सीन ऐसा हुआ जो आपने किया और बाद में डायरेक्टर की कुर्सी पे आके देखने के बाद आपको लगा नहीं यार ये जमाने फिर से करना चाहिए? हाँ, बहुत बार। वो क्या होता है कि मेरे को याद है कि एक फॉरेन एक्टर थे प्रोफेसर क्रॉको, जो इस फिल्म में है, तो वो एक सीन कर रहे थे और मैं उसके सामने बैठा हुआ था नंबी नारायण की तरह, पर जब मैं उनको देख रहा था तो मैं उसको ऐसे देख रहा था क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ही इज़ लाइक, तो उन्होंने अपना लाइन तो बोल दिया, बट आई एम लाइक हाँ या एंड माई कैमरा इज बिहाइंड मी। तो ही सेड माधवन 1 minute, कैन आई प्लीज हैव नंबी बैक, तो मेरे को यार धौसा रहा है ऐसा देख। सो ऐसा कई बार हुआ है कि आप एज अ डायरेक्टर आपको लगता है कि कैमरा पे नहीं है, बट यू आर गिविंग द रॉन्ग रिएक्शन। आई हैव टू गिव द रिएक्शन एज नंबी नारायणन, नॉट एज अ डायरेक्टर। सो ऐसा बहुत बड़ा गड़बड़ किया मैंने। हाँ, तो ये तो मेरा खुद का ही हो गया ना, गलत एक्सप्रेशन मैं दे रहा था। तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जो लाइंस हिंदी में कहने थे वो तमिल में कह दिया था, जो शॉर्ट में मेरे, तो वैसे। पर परफॉर्मेंस वाइज मेरे को वापस कभी रीटेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो समहाउ इट वाज जस्ट हाउ नॅचरली आई कुड डू इट। पुन्हा एकदा कोल्हापूरला घेऊन जातोय. चला. विश्वास नांगरे पाटील कसे काय तुमचे मित्र, त्यांच्यासोबतचे किस्से काय आहेत? अरे त्यांनी सगळं बुकच लिहिले आहे हो, चॅप्टर तुम्ही बघा. पण that was the initial stages of our hostel days, and he was very dynamic. वो एकदम मतलब गो गेटर थे, और उनके और मेरे बीच में हमेशा कंपटीशन हुआ करता था कि यार बिकॉज एंड ही डिजर्व, ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गो गेटर, और मैं ये NCC और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सब मैं करता था. तो मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट डे में बेस्ट राजा रामियन अवार्ड जिसको मिलना था, एंड he got the award, and I think it was correct because he did it properly. But he came and he gave me again, he said, yaar mere se zyada tu deserve karta hai. That was the kind of relationship we had. But now he's being very kind to me, very sweet, and what a great achiever. तुम्ही मगाशी मणिरत्नमचा उल्लेख केलात, म्हणजे तुम्ही एकापेक्षा एक सरस मूवीज त्यांच्यासोबत केल्यात. होय. प्रत्येक हिरोच्या आयुष्यातला पण एक हिरो असतो, तर तुमचा हिरो तसा मणिरत्नम आहे? As a director, yes. But as an actor, I think I'm a fan of Kamal sir. Okay. Because so ऐसा दुनिया में कोई एक्टर नहीं है जो इतने सारे रोल्स कर सकता है विथ इक्वल सक्सेस. कभी एक्शन कर लेते हैं, कभी कॉमेडी कर लेते हैं, कभी ट्रेजेडी कर लेते हैं, कभी डांस करके पूरी पिक्चर में सागर संगमम और सलंगे ओली में पूरा क्लासिकल डांस पे वो कर लेंगे, या फिर एक चिपिकुल लाइक कंप्लीटली वैरिड डिफरेंट. एंड सेम थिंग विद मणि सर, वो कभी रोजा बनाते हैं तो कभी अलई पाइदे बना देंगे, तो कभी कनतल मुतमटाल, तो कभी तिरड़ा. तो ये जो जॉनर्स में सक्सेसफुल हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टर या डायरेक्टर दुनिया में है जो ये किया होगा. स्टीवन स्पीलबर्ग करते हैं बट नोबडी कैन डू द वैरायटी. लाइक ही विल मेक अंजलि. यू कांट इमेजिन कि नायकन ने जो किया वही डायरेक्टर ने अंजलि किया है. इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन. इतना वाइड. भेटले ते मणी सर, संतोष शिवन साहेबनी मला एकदा म्हणजे एक ॲड फिल्म आम्ही शूट करत होता, आणि ही वॉज अ सिनेमाटोग्राफर. तो मैं सेट पे गया तो वो ना ऐसा चेयर पे दोनों पैर ऊपर डाल के बैठे हुए थे. तो उन्होंने इंटरवल में लंच टाइम में मुझे देखा, बोला ये इधर, एंड ही कॉल्ड मी लाइक दिस. मैं ठहरा फौजी आदमी, तो मुझे लगा कि ऐसा तो कुत्ते को बुलाते हैं यार, इंसान को थोड़ी ऐसा कोई बुलाता है. तो मैं बड़ा एटीट्यूड के साथ गया कि हाँ. कहता तो तमिलियन है? मैंने कहा हाँ. अच्छा ज़रा फोटोग्राफ मुझे दे दो. ऐसे ही कहा मुझे, और वैसे लोग प्यार से बात करते हैं. तो मैं गया और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बोला कि यार ये आदमी कौन है, इतना एटीट्यूड दे रहा है, ऐसा बुला रहा था मेरे. कौन है? तो बोला तेरे को नहीं पता वो कौन है? मैंने कहा कौन है? कहता संतोष शिवन है भाई.
मैंने कहा मणिरत्नम के कैमरा, हाँ हाँ, तो मैं चुपचाप वापस गया फोटोग्राफ में अपना नाम देख के उनको दिया, एंड 2 हफ्ते में सर का कॉल आ गया फॉर ऑडिशन फॉर अनदर फिल्म विद ऐश्वर्या राय, व्हाट्स कॉल्ड इरुवर। तो मैं चेन्नई पहुंचा, इट वाज रेनिंग, आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक चिकन रेडी फॉर मसाला। तो उन्होंने मुझे देखा, बोला कि नहीं तू मुझे तुम्हें पता है कि तू 30 साल का है, बट तू दिखता नहीं है, यू आर लुकिंग वेरी यंग, बट ही विल वर्क सम अदर टाइम, ऐसा बोल के छोड़ दिया। मैं तो खुश हो गया कि मणि सर से मैं मिल के आया हूँ। यहाँ पे आके मैंने पर एपिसोड 5,000 रुपया बढ़ा दिया, बिकॉज मणि सर से मैंने, दे गेव मी ऑल्सो स्ट्रेंजली। After 3 years, he did Iruvar. That was a big iconic film. But after 3 years, he called me again and he said, "I'm ready for you." And that's how Alaipaide or the Tamil version of Satya happened. So you can't design all this, यार। I mean, मैं कोल्हापुर में रहने वाला बंदा जो उसको थोड़ी लगा होगा कि लाइफ में कभी राजू हिरानी या मणिरत्नम बुलाएगा। It's just luck. It's luck. आता तुम्ही म्हणालात की आता मला फक्त ॲक्टिंग करायचे, पुढचे 10 वर्ष मस्तपैकी पैसे वगैरे छान कमवायचे, तर येणाऱ्या 10 वर्षामध्ये किंवा आता काही 2-3 वर्षात काही मराठी चांगला मूवी करण्याचा काही विचार वगैरे? नक्की नक्की मला करायचं आहे. अँड आय हॅव टू ब्रश अप माय मराठी, बट आई वॉन्ट टू, आई एम अ बिग फैन ऑफ मराठी कंटेंट. इनफैक्ट रात को ना मैं ज़्यादा मराठी टीवी और कंटेंट देखते रहता हूँ, एंड आई थिंक दे आर फिनोमिनल. एक्टर्स ले लीजिए, डायरेक्टर्स ले लीजिए, अभी प्रूव भी कर रहे हैं. तो 100% मैं मराठी में करना चाहता हूँ. मैं करूँगा भी, ॲक्च्युअली आय डू इट. अच्छा, तू अभिनय करतोस, डायरेक्शन करतो, प्रोड्युसरही झालायस, तू शेतीही करतोस आणि शेतीमधून तुला चांगलं उत्पन्नही मिळतं आणि तू शेती म्हणजे स्वतः राबतोस तिथे, तर ही शेतीची आवड कशी काय निर्माण झाली? ॲक्च्युअल शेती नाही साहेब, इट्स कॉल्ड हायड्रोपोनिक्स, यानी इट ग्रोज विदाउट सॉईल. अँड आम्ही त्यामध्ये ऑर्गॅनिक कसं करावी ते आम्ही एक्सप्लोर करतो आहे, विदाउट केमिकल्स. सो आई यूज्ड टू, मेरे घर पे मैं रेनी सीजन में मैं ऐसे ही करता था. सो सक्सेस मिला, पर अभी और रिसर्च करना बाकी है. तुम्ही ट्विटरवर बरेच ॲक्टिव्ह असता आणि आत्ता परवा एक ट्विट होतं, कोणीतरी तुम्हाला ट्रोल केलं आणि तुम्ही त्याला आमच्या भाषेत सॅवेज रिप्लाय दिला की काहीतरी देशाची संख्या तुम्ही चुकीची सांगितली, लोकसंख्या, आणि त्या माणसाने तुम्हाला ट्रोल केलेलं. तर आत्ता सध्या ट्विटरवर बरेच ॲक्टिव्ह असणारे लोक साऊथ आणि हिंदी सिनेमामध्ये फार म्हणजे वॉर सुरू आहे आणि त्या दोन्ही इंडस्ट्रीजला बरंच काही बोललं जातं आहे, तर त्यावर तुमचं मत काय? कुठला वॉर, कसा वॉर? आमच्याकडे टॉपिक नाही आहे बोलायला हो, म्हणून ते काहीतरी सुरू करतात. तुम्ही बघा ना, साऊथचे किती फिल्म हिट झालेलं आहे. बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1, KGF 2, RRR, पुष्पा आणि विक्रम. मतलब दीज फिल्म्स मेड मोर मनी देन हिंदी फिल्म हीरोज. तो ये 6-7 फिल्म एक ट्रेंड हो गया पिछले 10 साल से, बिकॉज हाई बजट फिल्म थे, उन्होंने उसको हिंदी में रिलीज़ किया, तो हिंदी फिल्मों से अच्छा किया. अभी तुम्ही असं थिंक करता का की बॉलिवूडवरती पॅन इंडिया फिल्म्स ज्या आहेत त्या रूल करतात सध्या? नाही नाही, ह्या वर्षी तुम्ही बघा किती मोठं मोठं हिट पण आहे आमच्याकडे पण. काश्मीर फाइल्स घ्या आणि तो गंगूबाई, ऑल डिफरेंट व्हरायटी चाहे वो. सो आई डोंट थिंक इट इज़ आई थिंक इट्स द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ओके, और जब भी हमारा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ होता है हम जल्दी से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वैसा पिक्चर करें. सो आई डोंट थिंक दैट हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अभी विक्रम भी आया, अच्छा बनाया पैसा, बट इट इज नॉट बीट अ हिंदी फिल्म का कलेक्शन, ऑल्दो इट्स वर्ल्ड वाइड इट्स मेड 300 crores. तो इट्स नॉट इवन अ टॉपिक ऑफ डिबेट. बट थोड़ा टाइम पास करने के लिए कोई टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रोल करते हैं तो कर लेते हैं. जैसे कि हम लोग मानते हैं ना कि ट्विटर पे मैंने कह दिया कि इंस्टेड ऑफ सेइंग 23.5 मिलियन, मैंने 2.5 मिलियन कह दिया कि मैं बड़े नींद में था, तो उसको ट्रोल किया उन्होंने. पर फिर भी जो मैं कह रहा था वो सही है ना. पूरे भारतवर्ष के पॉपुलेशन के हिसाब से 1.7% से कम लोग ट्विटर पे हैं, पर हमको लगता है कि सारी दुनिया उसी में हमारे लिए. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. आता शेवटचाच प्रश्न, म्हणजे आता तुला इंडस्ट्रीमध्ये येऊन बरीच वर्ष झाली, इंडस्ट्री खूप बदलली, म्हणजे आपलं फिल्म बनवण्याचं, विचार करण्याचं, फिल्मच्या बद्दलचं काय बदल तुला मुख्यत्वे दिसतो, काय जाणवतो? टेक्नॉलॉजिकली सगळं चेंज झालेली बरं. आणि ऑल ओल्ड आइडियाज़ नीड टू बी चेंज्ड, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना कि पब्लिक को ये समझ में नहीं आएगी, वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स और हमारी टीम उतनी क्वालिफाइड नहीं है जो पब्लिक से ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट है. दूसरी बात ये है कि हमको जो भी कंटेंट बना रहे हैं ना, वो पूरे दुनिया में चलना चाहिए. हम लोग नहीं बोल सकते कि सिर्फ मराठी के लिए बना रहे हैं. जैसे सैराट इज़ एन एग्जाम्पल
कितनी बड़ी हिट हुई वो पिक्चर, वो पायरेटेड वीसीडी में भी आ गया, टीवी पे भी आ गया, फिर भी लोग उसको यहाँ पे देखें। तो वैसे कंटेंट अगर जब स्ट्रांग होता है और पब्लिक देखती है तो उसको एस्पिरेशनल बना देती है। तीसरा ये है कि मैं जब डांस इंडिया डांस या ऐसे कोई मराठी में भी जब मैं देखता हूँ जहाँ पे सिंगर्स आते हैं या यंग डांसर्स आते हैं, वो इतने कमाल के सिंगर्स और डांसर्स हैं कि हम एज एक्टर्स उनके साथ कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। हर एक आदमी के पास आज 6 पैक है, हर एक शादी में जाइए तो बहू जो लड़की है वो तो हीरोइन से अच्छा नाच रही है आजकल। तो हम इसको कैसा अपने आप को इनके लिए एस्पिरेशनल बनाए, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, तो इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो ये चेंज हो गया। पहले अगर पिक्चर आपको शुरू करना है तो एक्टर की अगर डेट मिल जाए और बजट अगर सही है तो जल्दी से शूट हो सकता है। आज कोई भी एक्टर वैसा काम नहीं करना चाह रहा, सब बोल रहे कि पहले स्क्रिप्ट बताओ भाई। सो मैं जब इंडस्ट्री में पहले आया था, पहली बार मैं स्क्रिप्ट मांग रहा था तो मुझे लोग गाली देते थे कि तू स्क्रिप्ट मांग रहा है, तेरी औकात क्या है। आज स्क्रिप्ट के बगैर या रिसर्च के बगैर या प्रेप के बगैर कोई शूटिंग पे नहीं जाता और अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एंड ये और चेंज होने वाला है, बिकॉज अभी हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट आता है तो क्या ये सिनेमा के लायक है, कि क्या ये OTT के लायक है, क्या ये वेब सीरीज़ के लायक है, क्या ये टेलीविज़न के लिए लायक है। वो बहुत क्रूशियल डिसीजन एक्टर को और प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को लेना पड़ता है। सो ऑल दिस थिंग इज़ व्हेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन वी केम इनटू द इंडस्ट्री। आता म्हणजे फार सविस्तर नाही उत्तर दिलं तरी सुद्धा चालेल की म्हणजे तुझं जे सगळं करिअर आहे तर त्याच्यामध्ये असं आहे की बाकी डिरेक्टर, बाकी को स्टार्स वगैरे या सगळ्यांचा रोल असतोच, पण त्याच्याशिवाय माधवन म्हणून कुणीतरी एक जो असतो जो घडतो वेगवेगळ्या कारणांमुळं, तर त्याच्यावर संस्कार घरातले असतात, कुटुंबाचे असतात. तुला असं मागं वळून बघताना वडिलांच्याकडनं तू काय शिकलंस असं वाटतं? आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, यू नो। उन्होंने ना कभी अपने आप को बदलने नहीं दिया कि उनका बेटा स्टार हो गया। उनके पास आज तक घर नहीं है, वो लाइक ऐसे टाटा स्टील। तो न किसी भी चीज़ से एक्सट्रीमली अफेक्ट नहीं होना। एक इंग्लिश में सेइंग है फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग की, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। माई फादर यूज्ड टू डू दैट। अगर मैं मणि रत्नम की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, मैं जाके उनसे मिलता हूँ, हाँ वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये नहीं कि उन्होंने बंगरा कर दिया, ऑल द बेस्ट, इतना ही होगा उनके लाइफ में रिएक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत कांड कर दिया, फेल हो गया, मैं इतना पैसा खर्चा हो गया, मैंने गलती है, नो प्रॉब्लम, इट विल ऑल बी ओके। ही नेवर लॉस्ट हिज डिग्निटी, वो डिग्निटी जो मेंटेन करने की जो क्षमता है, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आईचा कोणता? आई वॉज अ गो गेटर। शी वॉज अ चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन बिहार। 30 साल तक कोई उनको हिला नहीं पाया। मैंने अपनी माँ को दिखाया कि वो गुंडों को कैसे हैंडल करती है। सब हथियार लेके जाते थे कि बैंक बंद करो, माय मदर यूज्ड टू स्टँड इन फ्रंट, स्मॉल शॉर्ट वुमन। पण त्यांनी मला 2 फक्त चीज सांगितलं होतं की कीप दी अकाउंट्स करेक्ट विथ इवन युअर फादर अँड मदर। की म्हणजे तुम्ही लोन पैसे दिले ना तो रिलेशनशिप 100% टूटणार आहे if you don't keep the accounts clear right down to the last paisa. That she said. And then she told me कि यार whatever you do, दिल से किसी का दिल मत दुखाना, जान के किसी का दिल मत दुखाना. Just promise me those 2 things. Just be a good human being if you can. That's more than enough. So these 2 things I learned from my parents. It's worked well for me. आणि सरिताकडून कसं चांगला भाऊ कसं बनायचं ते म्हणजे तुला कशाला वेळ येते भाऊ बनायची? म्हणजे ऑपोजिट म्हणजे लाईक व्हेन आय मॅरिड चांगला जवाई कसा बनायचं, बिकॉज फॉर मी इट वॉज पण व्हेरी असं आहे इम्पॉर्टंट. की जेव्हा सरिता भेटली त्यावेळेला माधवन ना स्टार होता ना काही बरोबर. होता. तिनं असा की एक हसतमुख चांगला डॅशिंग गोड मुलगा म्हणून ती प्रेमात पडली. आता ते सगळं बदललं, तर हे सगळं मिळण्यामध्ये तिचा अर्थातच काहीतरी आहे ना कॉन्ट्रीब्यूशन. बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. एक एक्टर का वाइफ रहना उतना आसान बात नहीं है. हर एक लड़की उसके बाद जब मैसेज करती है तो एक ज़माने में तो हमेशा इनसिक्योरिटी होता है, पर मैंने क्यों सरिता को चुना मैं वो आपको बताता हूँ कि वो प्यार तभी पता चलेगा आपको क्या हो रहा है. हर एक लड़का चाहता है कि कोई खूबसूरत बीवी मिले, और मेरे को सरिता बहुत खूबसूरत लगी, बहुत मेरे दोस्तों के साथ बहुत स्वीट थी, पर जिस तरीके से उन्होंने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा ना, दैट मेड इट वेरी, हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी था यार, कि घर पे वो प्रॉब्लम ना हो कि वो पावर इक्वेशन में स्ट्रगल हो जाए. तो बोथ माई पेरेंट्स लव्ड हर एंड शी लव्ड माई पेरेंट्स. तो मेरे लिए वो जब टाका भिड़ गया
फॉर मी ऑल द अदर कॉम्प्रोमाइजेज वर इजी फॉर मी. आई डेंट हैव टू वरी अबाउट कि ये प्रॉब्लम है. तो और उसने जब आके अच्छा आज भी मेरे को नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, वो पूरा मेरा बैंक के अकाउंट संभालती है. हमारे बीच में ये रहा कि हर एक अकाउंट जॉइंट में रहेगा और सारा पैसा वो ही हैंडल करेगी, वो करती है. वो मेरे बेटे को संभालती है, वो मेरे फैमिली को संभालती है, ताकि मैं जाके ना ये विक्रम वेदा और डीकपल जैसे फिल्में कर सकूँ. सो आई एम विदाउट हर इट्स इम्पॉसिबल. अगर मुझे हमेशा ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है तो मैं ऐसे फ्री होकर पिक्चर कर ही नहीं पा रहा. सो हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ इज, हाउ डू यू से इट विदाउट फ्लैटरिंग समबडी. आई एम जस्ट सेइंग, क्या समझ में नहीं आ रहा कैसा कहूँ मैं, बट इट्स इनमेजरेबल. आणि अर्थातच वेदांत तुला काहीतरी शिकवलं असेलच. ते काय शिकवलं? कि काम डाउन यार. आई थिंक ही वो स्विमिंग करता है ना, तो उसको मैं पूछता हूँ कि यार तू 18 मिनट जब स्विमिंग करता है 1500 मीटर, तो सोचता क्या? मैं वॉक करना होता 18 मिनट तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ चिड़िया है, कुत्ते हैं, बिल्ली, यू नो, यू वॉक. बट अंडर वाटर यू आर जस्ट seeing the water only. You don't have to see anything else for 18 minutes. And you're constantly swimming. So what do you think about? So he said, I don't think about anything. I know that मेरे को 18 strokes में वहाँ पहुँचना है, वो दीवार को टच करना है, वापस मुड़ना है, वापस 16 स्ट्रोक में. He says, I am always in the present. तो he says, पापा you also be in the present ना, you're with me, enjoy. Don't think about कि अगले पिक्चर कौन सा बनाओगे, उस पर टेंशन हुआ नहीं कोई काम, उस पर टेंशन लोगे. So that thing he taught me. सर तामिळमधून आम्हाला एखादा तुमचा डायलॉग ऐकायला आवडेल. நான் ஒன்று விரும்பலை, மேலே ஆசைப்படல, நீ அழகாக இருக்கேன்னு கூட நினைக்கல, ஆனால் இதெல்லாம் நடந்துற மூணு பயமாக இருக்கு, யோசிச்சு சொல்லு. काही कळलं नाही. मी सांगू, that became a world famous dialogue for me. This is the hero looking at the heroine and saying, मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि तू खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में प्यार हो जाएगा, पर ये सब होने की शक्यता है, सोच के बताओ. That's what he's saying. तुम्ही त्या अशा रेसमध्ये पळणारे टिपिकल हिरो अजिबात नाही आहात आणि तुम्ही खूप वेगळे आहात. ते तुमच्या रोलमधनं तर आम्हाला दिसतं. मैं बॉलिवूडमध्ये तुम्ही रहना है तेरे दिल में म्हणत आलात, तो आप तो हमेशा दिल में रहोगे, ये तो सच्चाई है. पुन्हा एकदा आपले मनापासून आभार कट्ट्यावर आल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि यानंतर क्विक हिल प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चितळे उद्योग समूह, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, माणकी हिअरिंग सर्व्हिसेस, चकोते बेकरी अँड नमकीनमध्ये आत्ता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.